नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी ने बीजेपी को फिर से काम पर लगा दिया है कि उनके भाषणों को ध्यान से वो सुने, यानी बीजेपी राहुल गांधी के भाषणों को ध्यान से सुने और फिर उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं संघ का आज शताब्दी समारोह है। सुबह से मोहन भागवत का भाषण मीडिया प्रसारित कर रहा था। मोहन भागवत कल उस कार्यक्रम में नहीं थे जिसमें नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की तारीफ की थी, उसके लिए सिक्का और डाक टिकट जारी किया था। और आज नागपुर के कार्यक्रम में मोदी नहीं थे। अलबत्ता नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के खाकी पैंट में जरूर स्वागत और प्रणाम करते हुए आज दिखे। खैर, आज मोहन भागवत ने अपने भाषण में मोदी को पड़ोसी देशों के उदाहरण देकर नसीहत दे दी है कि सरकारें जब जनता की बात नहीं सुनती है तो फिर जनता विद्रोह करती है। जरा सुन लेते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। मोहन भागवत को क्या कुछ कहा है और कैसे वो अपनी सरकार, अपनी ही कहूंगा क्योंकि आरएसएस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, तो बीजेपी की सरकार जो इस वक्त है, एनडीए की जो सरकार है, उसको मोहन भागवत आज कैसे नसीहत दे रहे हैं। थोड़ा घबराए हुए दिख रहे हैं मोहन भागवत, सुनिए। प्राकृतिक उथल पुथल है तो जनजीवन में भी उथल पुथल दिख रही है। श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, बाद में नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में भी हमने इसका अनुभव किया। अब कभी कभी हो जाता है, प्रशासन जनता के पास नहीं रहता, संवेदनशील नहीं रहता, लोकाभिमुख नहीं रहता, उनकी जनता की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनती तो असंतोष रहता है। परंतु उस असंतोष को इस प्रकार व्यक्त होना, तो सुन रहे थे आप कि अगर जनता की यानी सरकार तो जनता ही बनाती है और जनता की जनभावनाओं का की अगर कद्र ना हो तो असंतोष बढ़ता ही है। नेपाल, बांग्लादेश, इन देशों में पिछले समय में कैसे तख्तापलट हुआ है ये हम सबने देखा है। यही वजह है कि मोदी सरकार अब जेन जी का जिक्र आते ही खौफ में आ जाती है। राहुल गांधी ने भी इसी तरह जेन जी का जिक्र वोट चोरी रोकने के संदर्भ में किया था, आपको याद होगा, और उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने युवाओं की बात की थी, उन्होंने बात स्टूडेंट्स की थी, उन्होंने बात जेन जी की थी। और इधर सोनम वांगचुक ने लद्दाख में भी बात यही कही थी। हालांकि इनमें से किसी ने भी अराजकता को सही नहीं माना था। उपद्रवी जो हैं उनको आगे बढ़ाने का काम इन लोगों ने नहीं किया, चाहे राहुल गांधी हो या सोनम वांगचुक हो। फिर भी सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया। अब मोहन भागवत ने जो नसीहत मोदी जी को यानी नरेंद्र मोदी को दी है, उस पर मोदी या उनके सिपहसालार क्या जवाब देते हैं ये इंतजार रहेगा। इसीलिए, लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक चर्चा में छात्रों से एक शानदार भाषण उन्होंने दिया और उस चर्चा में हिस्सा लिया। और पिछले 2-3 दिनों से राहुल गांधी के किसी बयान के इंतजार में बैठी बीजेपी को मानो एक मौका मिल गया। लपक ली बीजेपी ने इस राहुल गांधी के इस भाषण को लपकने की जो कोशिश हो रही थी वो कर दिया बीजेपी ने। कोलंबिया विश्वविद्यालय में बोलते हुए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बोलते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने साफ कहा, राहुल गांधी ने, कि मोदी की विविध परंपराओं को फलने फूलने दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत में इंजीनियरिंग और यहां देश की विविध परंपराओं को फलने फूलने दिया जाना चाहिए। भारत में इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में मजबूत क्षमताएं हैं, इसीलिए मैं देश को लेकर बहुत आशावादी हूं। लेकिन साथ ही ढांचे में कुछ खामियां भी हैं जिन्हें भारत को ठीक करना होगा। सबसे बड़ी चुनौती भारत में लोकतंत्र पर हो रहा हमला है। ये बात यहां कह रहे हैं कि सबसे बड़ी चुनौती भारत में लोकतंत्र पर हो रहा हमला है। विविधता के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों और विचारों, जिनमें धार्मिक मान्यताओं को पनपने देती है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला हो रहा है, जो एक बड़ा खतरा है। बड़ा खतरा या खतरा है, ये बात यहां पे कह रहे हैं राहुल गांधी। और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बातें यहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं। और इन बातों को जब राहुल गांधी यहां रख रहे थे तो इसके तुरंत बाद भाजपा के नेता
राहुल की बात को गलत तरीके से आगे बढ़ाने में जुट गए, या कहें तो बीजेपी अलग गलत तरीके से आगे बढ़ाने में जुट गई। रविशंकर प्रसाद ने फौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल ने विदेश में भारत का अपमान किया, मोदी को अपशब्द कहे, राहुल ने चीन की तारीफ की, जबकि सच क्या है ये आप खुद सुन लीजिए। आइए जरा सुन लीजिए राहुल गांधी ने सच क्या कहा है। लेकिन एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूं, जरा फिर से ले आइए रविशंकर प्रसाद को, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। राहुल ने विदेश में भारत का अपमान किया, मोदी को अपशब्द कहे, राहुल ने चीन की तारीफ की। यह बात यहां कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद। मोदी को कोलंबिया में जाके क्या अपशब्द कह दिया राहुल गांधी ने, जरा कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से पूछना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, एक छोटी सी बाइट जरा सुन लीजिए, 2 मिनट सुनाना चाहता हूं, सुनिए। I mean, if you see the numbers of growth in India, if you compare that to China, I mean, you see that India has a lot of future. I mean, is becoming quite relevant in the world. So, what's your view about India, and what are the kind of things that you are saying in India in order to have that leadership in the world? I think, of course, India has tremendous potential. It's 1.4 billion people, the size, I mean, bigger than China now in terms of population. But India is a completely different system than China. So whereas China is very centralized, uniform, India is decentralized and has multiple languages, multiple cultures, multiple traditions, multiple religions. So India is a much more complex system, and India's strengths which exist are not necessarily China's strengths. They're different. So they're big systems, but they're different and they operate differently. India also has a very old tradition, spiritual tradition, and a thought system. Very profound and old ideas that are very useful in today's world. The idea of non-violent political action comes from deep within Indian tradition. Mahatma Gandhi was a modern exponent of that. So there's a lot that India can offer to the world in terms of our tradition, our way of thinking, information technology, our engineering capability, our healthcare system. So I'm very optimistic about India, but at the same time, there are also fault lines within the Indian structure. There are risks that India has to overcome. Which are those risks that you see? The single biggest risk is दरअसल यहां पर राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि भारत में जबरदस्त संभावनाएं हैं, जनसंख्या के लिहाज से ये अब चीन से भी बड़ा हो चुका है। लेकिन भारत और चीन की प्रणाली बिल्कुल अलग है। भारत की जो ताकतें हैं वो जरूरी नहीं कि चीन की ताकतों से मेल खाएं, दोनों की विशेषताएं अलग हैं। भारत किन किन क्षेत्रों में आगे है इसका भी जिक्र राहुल गांधी ने यहां किया है। वैसे यह पहली बार नहीं है दोस्तों कि राहुल गांधी के विदेश जाते ही बीजेपी उसमें षड्यंत्र के तार ढूंढने लगती है, जबकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और सरकारी पासपोर्ट पर यात्राएं करते हैं। अगर बीजेपी मानती है कि वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं तो उन पर सीधे एक्शन ले, उन्हीं की सरकार है। लेकिन बीजेपी भी जानती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और केवल लोगों को गुमराह करने के लिए वो नैरेटिव गढ़ती है। यहां सवाल उठता है कि लोगों को गुमराह करना क्या देश के खिलाफ काम करना नहीं है? क्या यहां बीजेपी गलत नहीं है? ये तमाम सवाल हैं दोस्तों, और इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर मोदी अपने बलबूते शासन क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों उन्हें अपनी सत्ता बचाने के लिए आरएसएस के सहारे और राहुल गांधी के दुष्प्रचार की जरूरत पड़ती है। इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हमारे कुछ वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए, देखिए इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, सिद्धार्थ जी हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं। हालांकि बुशरा जी के कार्यक्रम में नजरिया में आप नजर आते रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में आपका स्वागत पहली बार। सिद्धार्थ जी और शकील अख्तर जी हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे 4 साथी, चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्तों साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सबसे पहले प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण। एक तरफ मोहन भागवत जो एक छोटी सी बाइट सुनाई, भाषण लंबा है, रामनाथ कोविंद भी थे उसमें,
एक्स हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उनका भाषण अपने हिसाब से था, लेकिन मोहन भागवत के भाषण के इस हिस्से को सुनना जरूरी था जो आप लोगों के बीच रखा हूं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी, शुरुआत वहीं से करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली रविशंकर प्रसाद ने और कह दिया कि मोदी को गाली दी, वहां भी अपशब्द कहे। मैं पूरा भाषण सुनता रहा, खोजता रहा कहां कौन सी गाली दे दी राहुल गांधी ने, क्या अपशब्द कह दिए, कहीं मिला नहीं। यहां कुछ खबरें मीडिया में यह भी चल रही हैं कि लोकतंत्र को नरेंद्र मोदी ने कमजोर कर दिया है और क्या 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 बहुत सारी बातें यहां चल रही हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जो बात हमेशा कहते आए हैं और इस बार तो थोड़ा और संभल के बोलते हुए नजर आए, लेकिन बहुत ही एक एकेडमिक तौर पे देखा जाए, क्योंकि इंजीनियरिंग के छात्रों को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो संबोधित कर रहे थे और वहां फैकल्टी के मेंबर्स भी थे और बहुत ही शानदार भाषण राहुल गांधी ने दिया है। और मैं तो अपील करूंगा कम से कम कांग्रेस के लोगों को कि उसका हिंदी रूपांतरण करके और उसको सोशल मीडिया पे डालें और कुछ काम करें, और ताकि यह होगा कि उधर राहुल गांधी अंग्रेजी में भाषण देते हैं और इधर रविशंकर प्रसाद जी हिंदी रूपांतरण कुछ और कर देते हैं। ट्रांसलेटर सही नहीं मिला राहुल गांधी को। प्रशांत जी, भाषण का जो कोलंबिया में एक विश्वविद्यालय में उन्होंने दिया, उसका बड़ा हिस्सा बहुत टेक्निकल है कि कैसे एआई काम करेगा, फ्यूचर का एनर्जी ट्रांजिशन कैसे होगा, सर्कुलर मोशन, मोटर्स, इस पे बातें हैं। लेकिन कुछ सवाल जवाब में पॉलिटिकल बातें भी आई हैं, जिसमें चाइना का रेफरेंस है जो आपने दिखा। रविशंकर प्रसाद जी सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और वहाँ अंग्रेजी में ही बहस होती है, अंग्रेजी में पिटीशन लिखी जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि रविशंकर प्रसाद को राहुल गांधी की अंग्रेजी समझने में कोई दिक्कत होगी। बहुत साफ साफ वो कह रहे हैं कि चाइना एक ऑटोक्रेटिक कंट्री है, भारत एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, बहुत सारी संभावनाएं। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में भारत को खतरा है, उस पर हमले हैं, ये कौन सी गलत बात है? राहुल गांधी मोदी की तरह वैसे तो नहीं कह रहे हैं कि हम कहाँ पैदा हो गए, पिछले जन्म में कुछ कर्म खराब किए तब भारत में पैदा हो गए, ऐसी बात तो राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं। डेमोक्रेसी पे खतरा है, जिस तरह चुनाव आयोग काम करता है वो डेमोक्रेसी में खतरा है। जिस तरह अपनी ही जजमेंट पे भारत के रिटायर्ड चीफ जस्टिस मीडिया में इंटरव्यू देकर कुछ उल्टी बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी में खतरा है। लगातार जिस तरह एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह का मीडिया एक पाला हुआ है, ये सारी बातें संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने वाली सब बातें हैं। जिस तरह सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, किस तरीके से पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ जो है वो यूएपीए लग जाता है, एक्टिविस्ट के खिलाफ, बुद्धिजीवियों के खिलाफ, तो डेमोक्रेसी पे खतरा तो है ही। इसमें इसको कौन डिनाई करेगा? अगर डेमोक्रेसी में खतरा नहीं है तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इतना नीचे क्यों है भारत? डेमोक्रेसी इंडेक्स में इतना नीचे क्यों है? तो ये बातें तो कहनी पड़ेंगी ना। इसके पहले कि भारत में नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश जैसी स्थितियां बन जाए, हमको इंटरनली इन चीजों को ठीक करना पड़ेगा ना, इन समस्याओं को एड्रेस करना पड़ेगा। एक होता है कि तूफान आता है तो शुतुरमुर्ग रेत में अपना सर गड़ा देता है, तो उससे तूफान टल तो नहीं जाता है, तूफान तो आता ही है। तो हम शुतुरमुर्ग नहीं बन सकते हैं, हमको वो जो तूफान है उसको देखना पड़ेगा, उससे बचाव करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर डेमोक्रेसी खतरा, इसमें कोई डिनायल नहीं है। और इस तरीके से आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे बात कर रहे हैं, तमाम जो संवैधानिक संस्थाओं पे लोग बैठे हैं वो कैसी बात कर रहे हैं, किस लहजे में बात कर रहे हैं, किस भाषा में बात कर रहे हैं। तो ये बातें क्यों ना कही जाए। और मोदी जी का तो नाम भी नहीं, शायद एक ही दो बार नाम उन्होंने लिया होगा, लेकिन नाम नहीं लिया। खैर, अभी रविशंकर प्रसाद की नीयत पे है कि वो कैसा, या तो वो अपने बीजेपी समर्थकों को इतना मूर्ख समझते हैं कि वो राहुल गांधी की अंग्रेजी नहीं समझ पाएंगे, और वो आलू सोना वाला वीडियो बनाने के लहजे में उन्होंने ये बयान दे दिया। दूसरी बात कि कल भी मैंने चर्चा की थी और आज भी करूंगा कि देखिए कैसा कुदरत का करिश्मा है
कि आरएसएस जब 100 साल पूरे कर रही है और जिसका आरएसएस विरोध करती रही, जिस विचारधारा की वजह से महात्मा गांधी को गोली मारी गई, उसी महात्मा गांधी के सामने उनकी जयंती के दिन ही उनके 100 साल पूरे हो रहे हैं। ये कैसा कुदरत का करिश्मा है। और जाहिर सी बात है कि तुलना होगी गांधी और आरएसएस में। आरएसएस को 100 साल बाद भी, सत्ता में रहने के बाद भी, सत्ता में तीसरी बार आए हैं, पहले भी रह चुके हैं, सत्ताधारी पार्टी होने के बाद भी, सत्ताधारी संगठन होने के बाद भी उनको स्वीकार्यता की जरूरत है। और स्वीकार्यता भी पैतरेबाजी से, गिमिक से, झूठ से। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि फ्रीडम स्ट्रगल में आरएसएस ने पार्टिसिपेट किया। चीफ जस्टिस की मां को आपने बुलाने की कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया जाने से। गवाई साहब की मां को आपने बुलाने की कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया जाने से। तो आपको चीफ जस्टिस की मां को क्यों बुलाना है? क्योंकि आपको स्वीकार्यता चाहिए। अभी भी आप मुख्य धारा में नहीं है, आपको मुख्य धारा में आने के लिए आप तड़प रहे हैं। और उसका वजह क्या है कि जो भारत की मानसिकता है, जो नॉन वायलेंट की पूरी हिस्ट्री है भारत की, आरएसएस नफरत और हिंसा के आधार पर चलती है जी। इसमें अगर कोई किसी को शक है तो आरएसएस की सरकार के लोगों की सरकार कैसे चल रही है उसको देख ले जी। कि जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, समाज में नफरत भरी हुई है, परिवारों के बीच में नफरत हो गई है। तो ये सबसे बड़ा जो आरएसएस का के साथ दिक्कत है। दूसरी दिक्कत उनके साथ क्या है कि उनका जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया ऑफ इंडिया से मेल नहीं खाता है। वो चाहते हैं कि पूरा देश एक जैसा खाना खाए, पूरा देश वैसा खाना खाए जैसा मोहन भागवत खाते हैं। महिला जो है चौके में रहे, किचन में रहे, वो पब्लिक लाइफ में नहीं आए महिलाएं। वो चाहते हैं कि जी पूरा देश हिंदी बोले, तमिल, मराठी, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, असमिया, बंगला, ये सब भाषाएं ना हो, हिंदुस्तान हो। यहाँ दूसरे धर्मों की कोई जगह नहीं, अगर जगह है तो दूसरे दर्जे के नागरिक बन के रहें। तो ये जो आरएसएस का आइडिया ऑफ इंडिया है वो भारत के संविधान से मेल नहीं खाता है जी। इसलिए उनको स्वीकार्यता की आवश्यकता है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए आरएसएस ने जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अपना रुख रखा है और हिंसा को नहीं छोड़ा उन्होंने, उन बातों को नहीं छोड़ा जो उनके ऊपर बैन लगाया गया और सरदार पटेल ने उनके ऊपर शर्तें रखी थी, उन शर्तों को आरएसएस ने आज तक नहीं माना। तो कोई इनके पास देश का विजन नहीं है। राहुल गांधी कोलंबिया में बात कर रहे हैं कि एआई कैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रिक मोटर्स फ्यूचर में कैसे काम करेंगी, ये जो रोटेशनल वो है ट्रांसमिशन ऑफ पावर है, ये कैसे काम करेगा, दुनिया का फ्यूचर कम्युनिकेशन कैसे होगा, राहुल गांधी वहां बात करते हैं। आरएसएस क्या कर रही है? औरंगजेब की कब्र खोद रहे हैं, सारी मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। तो ये फर्क है कि आप मध्ययुगीन काल में भारत को ले जाना चाहते हैं, आपके पास भविष्य का कोई ना योजना है, ना ब्लूप्रिंट है, ना सोच है जी। ये बेसिक मूल अंतर है। राहुल गांधी ने आज भाषण में, एक्चुअली दिक्कत रविशंकर प्रसाद जी को इसलिए हुई होगी, सिद्धार्थ जी आपके पास आना चाहता हूं लेकिन एक दो कमेंट के साथ, कि दिक्कत इसलिए हुई होगी क्योंकि एआई का जिक्र भी राहुल गांधी ने किया और राहुल गांधी ने बताया कि कैसे जो कंट्री जैसे ग्रेट ब्रिटेन कैसे आगे बढ़ा, उसके पास स्टीम यानी भाप और कोल ये दो थे, ये एनर्जी थी। इसके आगे अमेरिका कैसे आगे बढ़ा, तो अमेरिका के पास जो था वो डीजल
पेट्रोल और इसके बाद फिर ऑप्टिक्स तक, उसके बाद एआई तक, ये सारी बातें राहुल गांधी कह रहे थे, कर रहे थे। उन्होंने शुरुआत में कह दिया कि मैं जियो पॉलिटिक्स, चूंकि आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो थोड़ी बातें इंजीनियरिंग की करूंगा और थोड़ी जियो पॉलिटिक्स की करूंगा। और उसके बाद उन्होंने बहुत ही शानदार भाषण दिया। एआई का जिक्र कर उन्होंने न ही कहा कि बच्चा जब पैदा होता है और पहला वर्ड आई कहता है, यह नहीं कहा उन्होंने, और न ही उन्होंने कहा एआई का मतलब अमेरिका और इंडिया है। उन्होंने ये सारी बातें नहीं कही जो मोदी जी जाकर अमेरिका में कह के आए थे। शायद इसलिए बीजेपी को परेशानी हो रही होगी, क्योंकि राहुल गांधी उन बातों को आगे बढ़ाते हुए नजर नहीं आए। राहुल गांधी पढ़े लिखे इंसान हैं, पढ़े लिखे वाली बात कर रहे थे। चलिए, लेकिन राहुल गांधी की बातों से यहां परेशानी क्यों होती है? क्यों रविशंकर प्रसाद या कोई भी और दूसरे बीजेपी के नेता आकर फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज देखिए दशहरे का दिन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई बीजेपी की तरफ से, राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगने लगे। इससे क्या बेनिफिट मिलता है, जरा ये बताने की कोशिश कीजिए सिद्धार्थ जी। और अगर इससे आगे बढ़ेंगे तो आरएसएस को आप जोड़ सकते हैं उसमें, प्लीज। जी, क्रिकेट में एक नियम होता है राजीव जी कि हम रन नहीं भी बनाए ना तो सामने वाले को अगर हम सस्ते में आउट कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो बीजेपी इकोसिस्टम के साथ दिक्कत यह है कि खुद को तो वो कहती है विश्व गुरु, लेकिन नेता विपक्ष को किसी विश्वविद्यालय में देखने लग गया है। उनके प्रधान जी को भारत के किसी विश्वविद्यालय में दीक्षांत भाषण के लिए नहीं बुलाते हैं। तो दिक्कत उनको ये हो गई है कि विश्व गुरु नाम के तो है, लेकिन किसी भी विश्वविद्यालय में आज तक जाके इस तरह का कोई भाषण देने के लिए किसी ने उनको निमंत्रण दिया हो या उन्होंने वो वहां गए हो और इस तरह का कोई भाषण दिया हो, इस तरह का कहीं रिकॉर्ड दिखता नहीं है। इसीलिए उनको दिक्कत ये हो गई है, जिसे कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, दूसरा कोई कर रहा है। ये तो भारत के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि भारत का एक राजनेता, भले वो नेता विपक्ष हो, उसको किसी दूसरे देश में, 7 समुंदर पार किसी एक कोलंबिया नाम के देश में किसी यूनिवर्सिटी में बुला के अगर बातचीत करने के लिए, वहां के विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए बुलाया जा रहा है, तो ये तो भारत के लिए, भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए, भारत के लिए बहुत गर्व का विषय है। ये तो विश्व गुरु इसी तरह से तो बनते हैं। अब भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि विश्व गुरु खुद है, लेकिन उनको कोई बुला नहीं रहा है। मैं तो उनको राय दूंगा कि साइप्रस में उनके एक दोस्त है गौतम अदानी, शायद वहीं के नागरिक है, उन्होंने वहां का गोल्डन वीजा लिया है, छोटा सा देश है, वहां भी एक यूनिवर्सिटी होगी, वहां पर भी जाके इनको एक दीक्षांत भाषण वहां पर भी दे देना चाहिए। इस तरह की जो एआई वगैरह बातें करते रहते हैं, इधर उधर की जुमलेबाजी, जिसे तुकबंदी कहा जाता है, जावेद अख्तर साहब की तरह जो तुकबंदी करते हैं, इनको तुकबंदी वहां कर लेनी चाहिए। कम से कम इनके पेट में जो मरोड़ हो रही है वो कम हो जाएगी। तो खैर वो बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी जी ने जो कहा वहां पर, उन्होंने कुछ बहुत बुनियादी बातें कही। उन्होंने कहे कि भारत के अंदर असीम संभावनाएं हैं, लेकिन ढांचे में कुछ खामी है। ढांचे में खामी क्या है? ढांचे में खामी यह है कि एक होती है लोकतांत्रिक शासन पद्धति, एक होती है लोकतांत्रिक जीवन पद्धति। भाजपा पिछले 10 साल से भाजपा का इकोसिस्टम इस देश में एक तरह का प्रचारित करके रखा है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव होते हैं। इस गलतफहमी से लोगों को निकल जाना चाहिए। चुनाव नॉर्थ कोरिया में भी होते हैं, चुनाव चीन में भी होते हैं, लेकिन चीन और नॉर्थ कोरिया को कोई लोकतंत्र नहीं कहता। तो चुनाव होना लोकतंत्र नहीं होता है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति लोकतंत्र नहीं होती है, लोकतांत्रिक जीवन पद्धति होती है, क्योंकि जहां पर लोकतांत्रिक शासन पद्धति होगी वहां पर धीरे धीरे सत्ता का केंद्रीकरण हो जाएगा, जिसके बारे में वो राहुल गांधी जी कह रहे थे, जो चीन में हो गया है। लोकतांत्रिक जीवन पद्धति जब आती है तब वहां पर सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। ये हम पाश्चात्य देशों में देखते हैं, खास करके स्कैंडिनेविया के देशों में देखते हैं, जहां पर की जीवन स्तर सबसे बेहतरीन जीवन स्तर माना जाता है, स्वीडन का, नॉर्वे का, डेनमार्क का, इस तरह के, फिनलैंड का, इस तरह के देशों का, क्योंकि वहां पर लोकतांत्रिक जीवन पद्धति है। तो भारत में उदाहरण के लिए लोगों को आश्चर्य होगा कि भारत में कुल मिला के 31 लाख चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। ग्राम सभा हो, मोहल्ला सभा हो, आपकी क्या कहते हैं वार्ड कमेटियां हो, जिला परिषद हो, तालुक पंचायत हो, जिसे पंचायत राज कहा जाता है, 74वें संशोधन के बाद जो बनी है। 31 लाख भारत में चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो पूरी तरह से वो शक्तिहीन है, उनकी पूरी की पूरी शक्ति सौंप ली गई है। केवल और केवल जब चर्चा होती है राजनीति की तो 4700 MP MLA की बात होती है, क्योंकि सारी शक्ति वहीं पर जाके सीमित हो गई है। और भाजपा के राज में तो आके वो भी खत्म हो गई है, क्योंकि पिछले 1 दशक से भाजपा ने भारत को झुला के रख दिया है। भारत पहले भीवादी था, भाजपा ने आके उसको हीवाद में कर दिया है। मुझे मेरी मां पर गर्व है, इसका मतलब है कि वैसा ही आपको भी अपनी मां पर गर्व होगा। समस्या आती है अगर मैं कहूं कि मुझे मेरी मां पर ही गर्व है,
ऐसे में बाकी महिलाओं पर अपराध बढ़ने लगे। मुझे सिर्फ मेरी मां पर अगर गर्व है, इसका मतलब मैं बाकी महिलाओं को उस नजरिए से नहीं देखूंगा तो महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ेंगे। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ, ये हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी डीडी लाइव के दर्शक इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, 2012 में भारत में प्रति 1 लाख महिलाओं पर 55 अपराध होते थे। आज 2025 में भाजपा के राज में पिछले 12 साल में वो अपराध बढ़ के 66 अपराध प्रति 1 लाख महिलाएं हो रही हैं। तो मतलब ये बताइए कि एक तरफ तो भाजपा कह रही है बेटी बचाओ का नारा दे रही है, तो भारत माता की बात करती है, लेकिन भारत में महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, भारत में महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ रहे हैं, मतलब 20% की वृद्धि। ये हम नहीं कह रहे हैं, भाजपा की खुद की मोदी सरकार की एनसीआर भी, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो बोल रहा है। तो ये जब जहां पर भी ही वाद आता है कि मैं ही सही हूं और दूर भी वाद चला जाता है, तो वहां पर इस तरह की समस्याएं आती है कि भी के ही आते ही ये समस्या आ जाती है। हमें पता है भाजपा विविधता को जबरन एक रूप में परिवर्तित करना चाहती है। जब प्रकृति में, मुझे समझ में नहीं आया, प्रकृति में 2 पत्ते एक तरह के नहीं होते, 2 भाई एक जैसे नहीं होते, तो बीजेपी इकोसिस्टम का ये 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 लीडर, एक विधान एक प्रधान, ये सब ना हिंदू धर्म की, खुद ही हिंदू धर्म में जो एकम सत विप्रा बहुधा वदंती बोला गया है उसी के विपरीत जा रहा है। इनको थोड़ा सा अपना हिंदू धर्म पढ़ लेना चाहिए। आज विजयादशमी है, विजयादशमी के दिन हिंदुओं को, आरएसएस को मेरा छोटा सा निवेदन है कि भारत का थोड़ा सा सनातन धर्म पढ़ लीजिए। वहां पर 6 दर्शन जो कहे गए, जिसमें द्वैतवाद अद्वैतवाद वगैरह वगैरह है, उसमें एक दर्शन कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है जो कि खुद ही निरीश्वरवादी है। तो भारत के हिंदू संस्कृति में तो निरीश्वरवाद को भी आप मान्यता दे रहे हैं। ऐसे में भाजपा ये जो जबरन एकरूपता लाने की कोशिश कर रही है, जो चीज प्रकृति में नहीं है, प्रकृति में जब 2 पत्ते एक तरह के नहीं है, उनको आप एक तरह का करने की कोशिश कीजिएगा तो स्वाभाविक है आपको कैंची लेना पड़ेगा, आपको ब्लेड लेना पड़ेगा, आपको चाकू लेना पड़ेगा, आपको उनको ठीक से काटना पड़ेगा, दोनों पत्ते एक तरह से दिखने के लिए। इसीलिए आप देखिए कि पिछले 10 साल में भाजपा के सरकार में जिस तरह की वो बातें करती है, देखिए भाजपा, हम सबको पता है कोई भी राजनीतिक दल होता है, वो जब सत्ता में आता है या सत्ता में आने की बात करता है तो वो लोगों को कहता है कि देखो हम आपको ये सेवाएं देंगे। कोई कहता है कि हम लोगों को आरक्षण देंगे, कोई कहता है कि हम महिलाओं को कुछ विशेष सुविधाएं देंगे, कोई कहता है कि बिजली हम फ्री दे देंगे, कोई कहता है कि हम पानी फ्री दे देंगे, तमिलनाडु में जाइए तो बच्चों को स्कूल में खाना वगैरह फ्री दिया जाता है। मतलब कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए लोगों के सामने कहता है कि आप मुझे वोट दोगे तो मैं तुमको सेवा दूंगा। भाजपा एकमात्र पार्टी है इस देश में जो कि कहती है तुम मुझे वोट दोगे तो मैं तुमको सजा दूंगा। कहेगा मैं बुलडोजर चलाऊंगा, मैं घर में घुस के मारूंगा, मैं क्या कहते हैं, एक इनका नारा था ना, एक इनके मिनिस्टर थे, देश के गद्दारों को किसी किसी को गोली मार दो किसी को। तो जिस तरह की आक्रामक भाषा का इस्तेमाल भाजपा करती है, भाजपा का ये स्पष्ट मानना है कि सत्ता का मतलब सेवा का जरिया नहीं है, सत्ता का मतलब सजा देने का हक है। क्योंकि भाजपा सत्ता को सजा मान रही है, इसीलिए आप आज देखिए जिस तरह से मोहन भागवत जी डरे डरे बोल रहे थे कि आप जिस तरह से आप जब मोहन भागवत जी का दिखा रहे थे तो मैं मंद मंद मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो एक तरह से पूरी तरह से डरे हुए थे, पूरी तरह से उनकी हेकड़ी ढीली थी। वो ये कह रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, वो यहां भी हो जाए, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है वो तो जनता की बात मानती नहीं है। हमारे प्रधान जी को तो रात में 8 बजे जिस दिन शौक आता है आके बोल देते हैं कि नोटबंदी हो गई, जिस दिन शौक आता है आते हैं बोलते हैं कि आज लॉकडाउन हो गया, जिस दिन शौक आता है लगता है उनको जीएसटी लगा देंगे। तो ये जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं वो असल में वो डरे हुए हैं कि वो यही कह रहे हैं कि अगर सत्ता लोगों से टूटने लग जाए, लोगों की बातों का वो प्रतिबिंब नहीं रहे, लोगों की भावनाओं का वो प्रतिबिंब नहीं रहेगी, तो यही समस्या आएगी। और मेरे ख्याल से भाजपा के साथ मूल समस्या यही है, भाजपा का पूरा इकोसिस्टम सत्ता को सेवा का जरिया नहीं मानता है, भाजपा का पूरा इकोसिस्टम सत्ता को सजा देने का हथियार मानता है। और यही समस्या मेरे ख्याल से आज मोहन भागवत जी को समझ में आई है, मेरे ख्याल से लेकिन काफी देर हो गई है। 2024 में पिछले साल लोकसभा चुनाव में पता लग गया इस देश के 140 करोड़ लोगों में से 115 करोड़ लोग भाजपा को वोट नहीं डालते हैं, इसीलिए भाजपा के लिए ये गाड़ी छूट चुकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा आता हूं सिद्धार्थ जी आपके पास, जरा जल्दी से शकील जी आपके पास आना चाहता हूं। शकील जी, राहुल गांधी कोलंबिया में आखिर बोल क्या दिए,
आप तक तो ज़्यादा खबर होगी, और यहाँ बीजेपी को आखिर उससे परेशानी क्यों हो जाती है? अब तो ऐसा लगने लगा है कि राहुल गांधी अगर भारत से बाहर गए नहीं कि यहां बीजेपी में खलबली मच जाती है। आखिर क्या कारण है? राहुल गांधी का पासपोर्ट जो है वो जब्त क्यों नहीं करवा देते हैं? रख ले, वो बाहर ना जाए, ज्यादा बेहतर होगा। राजीव जी, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, जो आपने पहले कहा अपनी बात कहते हुए कि कांग्रेस को राहुल के भाषण को हिंदी में लाना चाहिए, वो अंग्रेजी में ही नहीं लाए। ये जो खबर आप दे रहे हैं, ये आप ही दे रहे हैं, आप ही बता रहे हैं दर्शकों को। कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि राहुल ने कोलंबिया में क्या बोला। प्रतिक्रिया हो गई, बीजेपी को मालूम पड़ गया, आपको मालूम पड़ गया जी। कांग्रेस का कुछ नहीं मालूम। सोनिया गांधी आज सुबह गई थी राजघाट, सारे जगह चल गई खबर। मेनली तो सोशल मीडिया में ही चलती है, टीवी वाले तो दिखाते नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में सब चल गई। उसके घंटों बाद जो है कांग्रेस ने बताया कि कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी राजघाट गई। तो कांग्रेस का काम या विपक्ष का काम या जनता की आवाज उठाने का काम बहुत सारे दूसरे लोगों को करना पड़ रहा है, जो आप कर रहे हैं। तो देखिए, राहुल गांधी ने कोलंबिया में या किसी यूनिवर्सिटी में ये पहली बार नहीं कहा। वो पिछले 11 साल से 12 साल से लगातार दुनिया भर की जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है वहां जा रहे हैं, और वो जा इसलिए रहे कि वो लोग उन्हें इनवाइट कर रहे हैं। ये यूनिवर्सिटियां जो है दुनिया की जानी मानी, ये किसी को ऐसे इनवाइट नहीं करती है, वो उसे निमंत्रित करती है जिससे उनके स्टूडेंट को कुछ मिल सके, जानकारी मिल सके। राहुल ने वहां भारत की विविधता की बात कही, भारत की स्ट्रेंथ की बात कही और लोकतंत्र की बात कही कि भारत की सबसे बड़ी ताकत लोकतंत्र है, और अगर ये कमजोर हो गई तो अच्छा नहीं होगा। इसमें क्या गलत है? भारत के लोकतंत्र को लेके तो आज दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं, और भारत के लोकतंत्र को कमजोर जो है ये किसने किया? ये तो मोदी जी ने किया। और मोदी जी ने जिस तरह से सारी संवैधानिक संस्थाओं को कंट्रोल कर लिया, संवैधानिक संस्थाओं ने किया, जिसमें चुनाव आयोग सबसे ऊपर आजकल दिख रहा है, न्याय व्यवस्था है हमारी, और मीडिया है। ये मीडिया जो आज है वो मोदी जी कुछ भी कहे उसको सच साबित कर देता है। राहुल देश के हित की कितनी बड़ी बातें करे उसको गलत साबित कर देता है। तो ये सारा का सारा जो है, इसीलिए बीजेपी को बुरा लगता है कि राहुल गांधी जो बोलते हैं वो मोदी जी पर डायरेक्ट अटैक होता है। उन्होंने मोदी जी का नाम नहीं लिया कहीं, लेकिन उन्हें लगता है कि मोदी जी को वो डायरेक्ट अटैक है। मोदी जी का कद इससे कमजोर हो रहा है, और खुद मोदी जी को लगता है। देखिए, मोदी जी हो चाहे आरएसएस हो, सबसे सीनियर तो इनके आरएसएस ही है 100 साल की जी। ये जहां से चले थे आज ये वहीं खड़े हैं। दूसरे की लकीर छोटी करने की कोशिश, अपनी लकीर बड़ी करने की कोशिश कभी नहीं करी इन्होंने। आरएसएस ने 100 साल में जो झूठ, अफवाह, सांप्रदायिकता, नफरत, विभाजन फैलाने की कोशिश करी, आज वो और ज्यादा हो गई है। सरदार पटेल ने लिखा था गुरु गोलवलकर को, जो उस समय के सरसंघचालक थे, कि आपकी विष भरी स्पीचेस के बदले एक महान हिंदू को अपनी जान कुर्बान करना पड़ी, गांधी को। तो विष भरी स्पीचेस आज धमकी भरे भाषणों तक आ गई है कि 7 नस्लों तक याद दिला देंगे, बरेली याद रखो, कैसे पिटे थे शब्द का यूज करने लगे हैं। और जिस यूपी में वहां के मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे हैं, उसी यूपी में जाके खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार के कब्रिस्तान और शमशान में फर्क बता रहे थे, जो दुनिया में कहीं नहीं दिखाया गया। होली, दिवाली, ईद और रमजान में फर्क दिखा रहे थे। तो ये जो है नफरत की राजनीति, झूठ की राजनीति, फरेब की राजनीति, इससे क्या लोकतंत्र मजबूत होगा? राहुल ने यही कहा, लोकतंत्र की बात कही खाली, जो इनको तकलीफ हो रही है। अब रविशंकर जी
तो कांग्रेस के दूसरे नेताओं पे सवाल उठाते रहते थे, जिनके पास कोई कुर्सी नहीं होती थी कि ये इसलिए बोल रहे हैं कि इनके पास कुर्सी नहीं है। रविशंकर जी इस मामले में बहुत उस्ताद आदमी थे, हमेशा कांग्रेस के नेताओं पे चोट करते थे, जो कभी कुछ बीजेपी पे सवाल कर देते थे। आज रविशंकर प्रसाद के पास कुछ नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि रविशंकर प्रसाद हो, प्रकाश जावड़ेकर हो, इन जैसे लोगों को आज ये नहीं मालूम कि आखिर उनकी गलती क्या थी। धनखड़ साहब को नहीं मालूम उनकी गलती क्या थी। सेवा में कमी एक बहुत बड़ी गलती है, और सेवा किस हद तक चाहिए वो किसी को नहीं मालूम। मोहन भागवत सरसंघ चालक, जो बीजेपी का मात्र संगठन है, वो डरा हुआ है। भागवत जी ने कह दिया था कि 75 साल के होते हैं बाजू हो जाते हैं जी। मराठी में बाजू हो जाने का मतलब अलग हट जाना, छोड़ देना। लेकिन उन्हें अपने शब्द वापस लेना पड़े, कहना पड़ा नहीं मेरा यह मतलब नहीं था। इससे पहले यही संघ जो है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को डिक्टेट करने की स्थिति में था, अडवाणी को हटा दिया था अध्यक्ष पद से। लेकिन मोदी जी के सामने आज वो डरे हुए हैं। तो चाहे संघ हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे इनके दूसरे संगठन हो, जो राहुल ने बात कही तानाशाही की कि जो चीन में है वो भी तो हमारे ही है। सिर्फ मोदी जी है, देश की संस्थाओं को ही नहीं, विद इन बीजेपी, विद इन आरएसएस, वो जो चाहे वो हो रहा है। और ये समस्या जो है यही तो लोकतंत्र को कमजोर करती है। लोकतंत्र चाहे बीजेपी का हो, लोकतंत्र चाहे भारत का हो, सब जगह एक ही जैसा हाल है। तो ये राहुल के जो सवाल है वो जायज सवाल है, और उन सवालों के उठने से बीजेपी को, मोदी जी को परेशानी होती है। देखिए दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि मोदी जी की छवि लगातार गिरती चली जा रही। चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर के जरिए उन्हें मदद पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन आज बिहार में चाहे कोई भी हो ये कह रहा है कि इसके बावजूद भी मोदी जी की हालत वहां अच्छी नहीं है, क्योंकि वहां के जेन्युइन सवाल है उनको मोदी जी एड्रेस नहीं कर रहे हैं। वो फिर से वही घुसपैठ, वही हिंदू मुसलमान घुसपैठ का सवाल तब लोगों के सामने आ गया कि इतने लाखों लोगों के वोट तुमने काट दिए, लेकिन एक भी चुनाव आयोग नहीं बता पाया, बिहार सरकार नहीं बता पाई, केंद्र सरकार नहीं बता पाई कि ये घुसपैठिया था। हमने इसको हटा दिया, देखो घुसपैठिया को हमने पकड़ लिया, कहां है घुसपैठिया। तो ये सारे सवाल जो है बिहार के चुनाव में एड्रेस होंगे, और इसीलिए मोदी जी घबराए हुए हैं, बीजेपी घबराई हुई है। तो राहुल क्या कहते हैं इसी में सारे सवाल होंगे। राहुल अगर न भी कहें तो भी सवाल होंगे, नेहरू जी हैं उनसे होंगे सवाल। सवाल सबसे बड़ा यही है कि मोदी जी, बीजेपी या आरएसएस उस नकारात्मकता को छोड़ नहीं पा रहे जहां से आज से 100 साल पहले ही चले थे। वही नकारात्मकता है, और उस नकारात्मकता से न कोई संगठन बड़ा बनता है, न देश को फायदा होता है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। राहुल गांधी अगर आखिर विदेश जाते ही चर्चा में क्यों आ जाते हैं? बता के जाते हैं तब भी, नहीं बता के जाते हैं तब भी। अभी कुछ दिनों पहले मलेशिया गए थे तो उनके वीडियो फुटेज और कुछ फोटोग्राफ्स कहां से आ रहे थे नहीं समझ में आया, लेकिन इतना तो तय है कि चूंकि पासपोर्ट भी उनके पास, चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, सांसद है, सांसद के पास पासपोर्ट दूसरा होता है, और राहुल गांधी सिक्योरिटी जोन में रहते हैं, गृह मंत्रालय को बता के जाते होंगे, सब कुछ होगा, सरकार को सब पता होता है। उसके बाद भी बीजेपी नैरेटिव कुछ और गढ़ने की कोशिश क्यों करती है, ये बड़ा सवाल है, और इसको एक्सपोज करने की जरूरत भी है यहां पे कि आखिर क्यों यहां बार बार कहा जाता है। जैसे राहुल गांधी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित किया, बहुत अच्छी बात है, और एकेडमिक भाषण उनका रहा, भाषण सुनिए, बहुत शानदार भाषण है। कांग्रेस ने उस भाषण को लाइव नहीं किया, लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उसको लाइव किया है। मैं वहीं से लेके आया था, वहीं उसको पूरा सुना हूं। लेकिन अमलिंदु जी, सवाल ये सवाल उठता है कि राहुल गांधी आखिर विदेश जाते हैं तो ज्यादा चर्चा में क्यों आ जाते हैं, क्या कारण है? क्योंकि राजीव जी, राहुल गांधी यहाँ से हवाई जहाज में भर के 10,000 गुजरातियों को साथ नहीं ले जाते मोदी या राहुल करने के लिए, तो इसलिए चर्चा में आ जाते हैं।
वरना तो हमारे महामानव जाते हैं, तो 10,000 गुजराती जो है वो मोदी मोदी करने के लिए ले आए जाते हैं, तो राहुल गांधी इसलिए चर्चा में आ जाते हैं। राहुल गांधी ने राजीव जी जो भाषण दिया है कोलंबिया विश्वविद्यालय में, जो मेडलिन IEA यूनिवर्सिटी है, बहुत गंभीर भाषण है वो भाषण। राजीव जी उसमें बेचारे रविशंकर प्रसाद का दोष नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अच्छे वकील होंगे, भाजपा के भूतपूर्व बड़े नेता होंगे, लेकिन इस स्तर के व्यक्ति नहीं है कि राहुल गांधी का भाषण समझ सके। तो उसमें बेचारे रविशंकर प्रसाद को नहीं दोष किसी हाल में नहीं देना चाहिए, और मोदी जी तो किसी हाल में नहीं समझ सकते। अब राहुल गांधी राजीव जी बता रहे हैं कि क्या दुनिया का भविष्य बैटरी और डेटा तय करेंगे। जो मूल थीम थी राहुल गांधी के भाषण की वो ये थी कि क्या दुनिया का भविष्य बैटरी और डेटा तय करेंगे। और ये उनका कहना था कि जैसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भाप का इंजन और कोयले पर कब्जा किया और उसके जरिए उसने पूरी दुनिया पे राज किया, लंबे समय तक राज किया, और अमेरिका ने पेट्रोलियम और कार इंजन, वैसे ही अब दुनिया की जंग जो है वो बैटरी और डेटा पर है। चीन बैटरी पर ध्यान दे रहा है, अमेरिका डेटा पर ध्यान दे रहा है। भारत के सामने चुनौती ये है कि हमको अपने लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखते हुए, लोकतंत्र को सुरक्षित रखते हुए, हमको उत्पादन के क्षेत्र में चीन से मुकाबला करना है। ये राहुल गांधी का सार था भाषण का, जो पूरी बात। और इस पूरे भाषण में कहीं भी नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है, कहीं नहीं, किसी का नाम नहीं, ना सावरकर है, ना गोलवलकर है, ना मोदी है, कहीं कुछ नहीं है, कोई नाम नहीं है, एक डॉट नहीं है, मोदी का मां नहीं है, मोदी का मां नहीं है, एन का ना नहीं है, बीजेपी का पी नहीं है, RSS का आर नहीं है। तो राहुल गांधी ने पूरी जो बात की राजीव जी, पूरी बात विज्ञान और जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें भारत की भूमिका क्या हो सकती है, और जियो पॉलिटिक्स अब किस तरीके से बदल रही है, शीत युद्ध के बाद किस तरीके से द्विध्रुवीय जो राजनीति है वो किन ध्रुवों में सिमट रही है, इसकी तरफ राहुल गांधी ने ध्यान केंद्रित किया। और ये ध्यान केंद्रित किया कि जब शीत युद्ध की राजनीति थी तब रूस और अमेरिका के बीच में भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति थी। आज परिस्थितियां उस गुटनिरपेक्षता की नीति को लेकर ले जाया जाए तो वो किस तरफ जाकर ठहरता है, भारत की भूमिका क्या होगी। लब्बो-लुबाब राजीव जी राहुल गांधी के भाषण का यह था कि भारत की भूमिका आने वाले समय में जब चीन और अमेरिका प्रतिद्वंदी होंगे उसमें हमारी भूमिका क्या हो सकती है, और हम किस तरीके से आगे बढ़कर एक बीच का रास्ता लेकर इस प्रतियोगिता में टिक सकते हैं। राहुल गांधी की सीधी सीधी बात थी। अब राजीव जी, अगर मोदी जी ने स्कूल जाने के समय कक्षा में पढ़ाई की होती, मगरमच्छ नहीं पकड़ा होता, तो उनको समझ में आता कि राहुल गांधी जो बता रहे हैं ये लाखों करोड़ रुपया खर्च करके भी सरकार जो है इस चीज को नहीं समझ सकती, और इतनी सी बात समझने के लिए उसे किसी एजेंसी को जो हजारों करोड़ रुपया देना पड़ेगा। राहुल गांधी ने जो बात बहुत सरल शब्दों में समझा दी। राहुल गांधी ने राजीव जी, जो नरेंद्र मोदी चिल्ला रहे विकसित भारत, लेकिन विकसित भारत होगा कैसे? राहुल गांधी ने बता दिया कि विकसित भारत जो है इस रास्ते पर चलकर हो सकता है कि हमको अपने यहाँ लोकतंत्र बनाए रखते हुए उत्पादन में चीन से मुकाबला करना होगा। राजीव जी, आप देखिए हमारे यहाँ दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपति हमारे यहाँ हैं, सबसे बड़े पूंजीपति जो कहे जाते हैं, तो लेकिन वो बनाते क्या है? यानी वो जो अमेजन है राजीव जी, वो कुछ नहीं बनाता है लेकिन लाखों लोगों को रोजगार देता है। और हमारे यहाँ जो है, जो सबसे बड़े थे अभी तक, हिंडनबर्ग के बाद वो नीचे सरक गए, लेकिन वो जो है सबसे बड़े दुनिया के अरबपति जो हैं, और वो कितने लोगों को नौकरी देते हैं? कुल 26,000 को। तो यहाँ का जो पूंजीपति है वो ट्रेडर है, सिर्फ यहाँ उत्पादन नहीं करता, और जो उत्पादन यहाँ होता भी है उत्पादन नहीं, वो असेंबलिंग होती है। तो राहुल गांधी इसी तरफ ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि चीन अगर आज अमेरिका से टक्कर ले रहा है तो अपने उत्पादन के दम पर ले रहा है, युद्ध के दम पर नहीं ले रहा है। तो ये बड़ी सीधी सी बात थी, जो कि यहाँ के जो नीति निर्माता हैं, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए थी। लफाजी से काम नहीं चलता है। राहुल गांधी ने राजीव ने जिस तरीके से AI को लेकर जवाब दिया वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि AI जो है शिक्षा और स्वास्थ्य का क्षेत्र जो है उसमें नई नौकरियां पैदा करेगा। नौकरियां अगर लेगा तो नौकरियां देगा भी, ये बात भी है। AI अगर नौकरियां लेगी तो नौकरियां देगी भी AI, लेकिन इसके साथ साथ जो है इंसानियत और करुणा हमेशा तकनीक से ऊपर रहेगी। ये उसकी बहुत बड़ी जो थीम थी वो राहुल गांधी ने बताई, जो नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की समझ में आने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ तो इंसानियत और करुणा का मामला ही नहीं है। इंसानियत और करुणा का मामला होता तो गर्व से कहो, हिंदू वाली बात ही नहीं होती। अरे काय का गर्व करना भाई, जब भगवान ने जहाँ पैदा कर दिया वहां पैदा हो गए। ऐसा रहता तो संभल और बरेली नहीं होता।
हाँ, नहीं हो, बिल्कुल नहीं होता। तो जब दुनिया आगे बढ़ रही है और दुनिया जो है चांद पे जा रही है, चांद पे बस्तियां बसाने का काम हो रहा है, मंगल पे और चंद्रमा पर पानी खोजा जा रहा है, और उसमें हम कहाँ, हम मस्जिदों पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, मस्जिदों के आगे हम नगाड़े बजा रहे हैं। तो राजीव जी, हम कैसे इस दुनिया में टिकेंगे? तो राहुल गांधी ने यही बताने का प्रयास किया कि अगर हमको विकसित भारत बनाना है तो गांधी के रास्ते पर, गांधी के उसूलों को मानते हुए, उत्पादन को बढ़ाकर और देश में लोकतंत्र को जिंदा रखते हुए हमको आगे काम करना पड़ेगा। और ये बात न रविशंकर प्रसाद समझ सकते हैं, न नरेंद्र मोदी समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरा एक्सप्लेन आपने अच्छे से किया कि राहुल गांधी ने आखिर बोला क्या है। राहुल गांधी से ढेर सारे सवाल पूछे गए और इस बार प्रशांत जी ये सही है कि राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया। पहली बार राहुल गांधी ने सीधा किसी का नाम लिए बिना कैसे भारत आगे बढ़ सकता है। दरअसल राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो शैडो प्राइम मिनिस्टर की भूमिका निभाता है, उस आदमी ने, उस इंसान ने अपने ओहदे का पूरा उसकी कद्र करते हुए भारत कैसे आगे बढ़ सकता है, दुनिया में भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए, आप विश्व शक्ति बनने की, ग्लोबल पावर बनने की बात करते हैं और फिर आपको इधर साउथ ईस्ट एशिया में आपको क्या रोल प्ले करना है, ये सारी बातें उन्होंने कही अपने भाषण में। और उसके साथ साथ क्या क्या चुनौतियां हैं, चीन के साथ क्या चुनौतियां हैं। चीन के सामने आप जनसंख्या में आगे बढ़ गए, लेकिन उत्पादकता में यानी उत्पादन में आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कृषि क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेंगे, चीन के अलावा दूसरे कौन कौन से राष्ट्र, कौन कौन से देश हैं जो आपके लिए चुनौती पैदा कर सकती हैं, इन तमाम, और साथ साथ ड्रोन, एआई, ऑप्टिक्स, बैटरी, इन सब का। तो एक सोचिए कि इंजीनियरिंग के छात्र, मैं भी इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, इंजीनियरिंग का छात्र होने के नाते जो दे सकता था एक राजनेता, वो उससे बेहतर दे के आया है। और उसके बाद यहां भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, रविशंकर प्रसाद जी, और कहते हैं कि अपशब्द कहे राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को, और कांग्रेस सोई हुई है अभी तक। सही कह रहे थे शकील अख्तर जी, कांग्रेस सोई हुई है, कोई अता पता नहीं। हालांकि अधीर रंजन ने बयान दिया इस पे, कांग्रेस आएगी धीरे धीरे, आज दशहरा मना रहे हैं लोग, लेकिन कल हो सकता है जाग के आए कुछ इस पे। राहुल गांधी अपने यहां की तारीख में 30 तारीख को ऑलरेडी भाषण दे चुके हैं, आज 2 तारीख है। प्रशांत जी थोड़ा आगे बढ़ाइए। मुझे इसी में किसी ने भेजा, लेकिन देखिए राहुल गांधी कहाँ पे हैं, जिसको बड़े बड़े फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट और खुद मोदी जी भी कई बार ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। अगर सरकार ने बजाय इसके रविशंकर प्रसाद को आगे लाने के राहुल गांधी से इंगेज किया होता, राहुल गांधी को वहाँ यूनिवर्सिटीज बुला रही हैं, उनके प्रेसिडेंट मिल रहे हैं, तो जब आपके ऊपर अमेरिका 50% टैरिफ लगा रहा है, 100% की अब धमकी भी दे रहा है, यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि हम नए सिरे से डिस्कस करना चाहते हैं ट्रेड, और ये नहीं चलेगा, चाइना से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो आपके पास ट्रेडिंग पार्टनर्स नहीं हैं, आपके यहाँ फैक्ट्रियां बंद हो रही, लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं। उस वक्त आपको एक नया बाजार तलाशना है। वो नया बाजार है जहां पे है वो आपके यहाँ की टेलीकम्युनिकेशन की कंपनियां वहां मोबाइल नेटवर्क चला सकती हैं, तमाम सारे एक्सपोर्टर्स वहां पे उनको काम मिल सकता है। जो चीजें वहां पे नो हाउ नहीं है या कमजोर है, जिसमें भारत बहुत आगे है, वो आप दे सकते हैं। तो आपको राहुल गांधी से इंगेज करना चाहिए। अगर राहुल गांधी का वहाँ इतना अच्छा रेपो है, बन रहा है, और यूनिवर्सिटीज इंगेज कर रही हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स इंगेज कर रहे हैं, तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए था। उसके बाद अभी आपको एनर्जी सिक्योरिटी का, यानी क्रूड ऑयल का, अपनी रिफाइनरीज का पेट भरने के लिए आपको एक नया रोड मैप बनाना है। वो रास्ता बंद कर रहा है रूस से, वो रास्ता बंद कर रहा है तमाम जगह से अमेरिका, तो आपको एक नया रोड मैप भी बनाना है। तो वो भी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के पास है, ऑयल भी है उनके पास, तो आप वहां पे एक नया रास्ता खोल रहे हैं। और साथ साथ देखिए राहुल गांधी को अगर आप एज ए पॉलिटिशियन आप देखिए, जब उनका बाहर का एंगेजमेंट होता है
तो इसको कहा जाता है अंग्रेजी में कल्चरल फिटनेस, एक तरीके की स्वीकार्यता। तो यूरोप में, अमेरिका में, पश्चिमी वर्ल्ड में या लैटिन अमेरिका में राहुल गांधी के विमर्श से, राहुल गांधी जो बातें करते हैं, जो भाषा का मुहावरा उनके पास है, जो उनकी समझ है, तो उससे एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है। मोदी जी का जो वो है वो नकली है, वो इवेंट मैनेजमेंट है, वो कोई एक रोने वाली महिला का इंतजाम वहां पे होता है, बसों में रैलियां हो जाती हैं तब वो होता है। तो उसकी आवश्यकता राहुल गांधी को नहीं। राहुल गांधी एक सीरियस इंगेजमेंट कर रहे हैं उस देश के पॉलिसी मेकर से, उस देश के उन लोगों से जो उन देशों की पॉलिसी को प्रभावित करते हैं। तो आपको एनर्जी सिक्योरिटी में आपको नए बाजार की जरूरत है, आपको नए देशों की जरूरत है जहां आपके उद्योगपति जो है वो कर सके। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का एक मकसद ये होगा भी, और भारत के उद्योगपति भी इससे त्रस्त हैं कि वो बोल नहीं पाते, क्योंकि जिस दिन बोलेंगे अगले दिन वहां पे ईडी पहुंच जाएगी। तो एक बजाज ग्रुप को छोड़कर कोई हिम्मत नहीं कर पाता है साफ साफ बोलने की, लेकिन त्रस्त सब हैं। तो वो भी चाहते हैं कि ये दो जो डुओपोली बन गई यहाँ पे, अडानी अंबानी, इसके बाहर भी दुनिया है, सरकार की नीतियां, सरकार का सहयोग उनको ही मिले। तो इसलिए और जो चीजें वो बनाते जा रहे, मान लीजिए कि महिंद्रा ग्रुप की हम बात करें, महिंद्रा ग्रुप के पास जो गाड़ियों का रेंज है, टाटा के पास जो गाड़ियों का रेंज है, चाहे वो ई व्हीकल्स ही हो, उसका बड़ा बाजार नॉर्थ अमेरिका हो सकता है। भारत की जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं, मोबाइल टेलीफोनी की, उनका बड़ा बाजार वहां हो सकता है, और है भी। अफ्रीकन कंट्रीज में कई जगह पे है, एयरटेल नंबर 1 नंबर 2 भी है कई जगह पे। तो ये भारत सरकार को इंगेज करना चाहिए, वो उन्होंने किया नहीं, बजाय उसमें कि वो ढूंढ रहे हैं कि कैसे क्या होगा। और दूसरी बात की देखिए, राहुल गांधी और मोदी जी ने भी किया था, राहुल गांधी का जो पर्सनल केमिस्ट्री है और जो बात कह रहे हैं लोकतंत्र वाली बाहर जाके, उसका व्यापक असर हो रहा है, उसका असर होता है, उसकी वहां की मीडिया छापता है, वो सब होता है। और उससे जो एक मोदी जी की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा, बल्कि ज्यादा बड़ा हिस्सा विदेशों में से आता है। ये विदेशों में राजनीति ले जाने का काम मोदी जी ने किया। इस बात को इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह ने नहीं किया। उनके विदेश दौरे विदेश नीति के इर्द गिर्द होते थे। मोदी जी ने विदेश दौरों को भारत की राजनीति से जोड़ा। अब उस राजनीति में राहुल गांधी स्कोर कर रहे हैं, उनकी स्वीकार्यता बन रही है, वहां के इन्फ्लुएंसर वर्ग में स्वीकार्यता बन रही है। तो जाहिर सी बात है, परेशानी तो होगी उनको। और दूसरी एक परेशानी क्या हुई कि राहुल गांधी ने अहिंसा और गांधी की बात की है वहां, तो ये भी परेशानी का कारण। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अहिंसा और गांधी, आज गांधी का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि आज गांधी जयंती है और दशहरा भी है। दशहरा की शुभकामनाएं आप लोगों को, गांधी जयंती की शुभकामनाएं। और गांधी जी का नाम लेते हुए सत्य और अहिंसा की बात आ जाती है, और ये देश सत्य अहिंसा इन सब के दम पे ही आगे बढ़ा और हम लोगों ने आजादी पाई। 1947 की बात कर रहा हूं, 15 अगस्त। लेकिन उसके बाद अब पिछले 11-12 साल में जो कहा गया, एक नैरेटिव सेट की गई कि भारत 14 के बाद यानी 2014 के बाद आजाद हुआ। कौन सी आजादी हमें मिली, जरा आप लोग सोचिएगा। लेकिन सवाल यहां यही है कि राहुल गांधी विदेश में हैं और देश में यहां बवाल मच जाता है। अभी आज तो छुट्टी का दिन है, बहुत जगह एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, फिर बिहार में, उत्तर प्रदेश में, नॉर्दर्न पार्ट में बारिश हो रही है। हो सकता है कि दक्षिण भारत में भी बारिश हो रही होगी। लेकिन इन सब के बीच यानी ठंड का आलम, इधर मोदी जी आज रावण दहन के लिए नहीं जा पाए बारिश के कारण। ये सब कुछ है, सत्य पर असत्य पर सत्य की जीत, सब कुछ।
लेकिन इसी असत्य पर सत्य के दिन, देखिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है और सत्य असत्य की बात हो रही है सिद्धार्थ जी, और इसी में बीजेपी निकल के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और झूठ बोलती है। सीधे शब्दों में कहें तो असत्य, सीधा सीधा। सुबह सुबह बापू का नमन करके आए, आप माल्यार्पण करके आए और शाम होते होते फिर झूठ बोलने लगे। राजनीति इस ढंग से चलेगी अगर आप चलाएंगे तो कितने दिनों तक चलाएंगे? एक परिभाषा बना लिया आपने कि राजनीति करनी है तो आपको झूठ ही बोलना होगा, लेकिन राजनीति तो पहले भी होती थी। और ऐसे में सिद्धार्थ जी, ऐसे में राहुल गांधी आज की तारीख में कितने प्रासंगिक हो जाते हैं। आज के जो नए युवा राजनेता हैं उनके लिए कितने प्रासंगिक हो जाते हैं, कितना इंपॉर्टेंस राहुल गांधी का बढ़ जाता है, जरा आपके जरिए समझना चाहता हूं। और जब राहुल गांधी जेन जी का आह्वान करते हैं तो यहां पर मोहन भागवत तक भाषण देते हैं, कहते हैं कि जो वहां हुआ वो यहां ना हो, उसके लिए देश के जो प्रमुख हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यह बात कहीं ना कहीं फिट होती है कि राहुल गांधी या और बाकियों ने जो बातें कही हैं उनके संदर्भ में कैसे देखा जाए। में एक बहुत अच्छी चौपाई है, वो कहती है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो मतलब किसी को कोई उपदेश देना है तो किसी का क्या जाता है, बहुत आसानी से दे सकते हो। तो बीजेपी की पूरे इकोसिस्टम में ये अपने आप को सबसे पहले इन्होंने विश्व गुरु मान लिया। तो अब गुरु जी करते क्या है, सुबह शाम उपदेश देते हैं। लेकिन आप आश्चर्य हमको होगा कि ये है तो विश्व गुरु, लेकिन इनके साथ एक भी चेला हमको कभी दिखता नहीं है। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया, एक भी देश इनका साथ नहीं दिया खुल के कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया, आपने पाकिस्तान को एक आधा नेस्त नाबूद कर दिया, उनके 11 ठिकानों पर आपने हमला कर दिया, बहुत अच्छा किया। एक तो बीजेपी का इकोसिस्टम इस गलतफहमी में है कि वो विश्व गुरु है। अगर अब वो विश्व गुरु है तो हमको 2-4 चेले दिखा दीजिए। अब मुझे आज तक ये नहीं पता कि बिना चेला का गुरु कैसा होता है। अकेला गुरु तो होता नहीं है, गुरु के साथ 2-4 चेले होते हैं। अब इनके पास चेले हैं नहीं। इनके साथ दिक्कत यह है कि ये विचारधारा में जिसे कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी जिसे कहा जाता है, वैचारिक दिवालियापन है इनके साथ। इनको अभी तक ये चीज समझ में नहीं आई है, जिस चीज को राहुल गांधी ने बहुत अच्छे से कोलंबिया के यूनिवर्सिटी में बताया कि आने वाले समय में विकास, मानव विकास जो होता है वो भौतिक चीजों के साथ ही संभव होता है। कोई आध्यात्मिक विकास की बात नहीं हो रही है। मानव का विकास अगर होगा, मनुष्य का विकास अगर होगा तो भौतिक संसाधनों से ही विकास होने वाला है। बिना भौतिक संसाधनों के आप विकास नहीं कर सकते। और एक डाटा यह बताता है कि पिछले भारत आजाद होने के बाद करीब करीब 75-77 साल होने को आए हैं। हर साल भौतिक आविष्कार करने के लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है दुनिया में। हर साल इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, फिजिक्स में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है, बायोलॉजी में दिया जाता है। हर साल करीब 5-7 नोबेल प्राइज दिया जाता है। मतलब पिछले 75 साल में कुछ नहीं तो भी 300-450 के आसपास नोबेल प्राइज दिए गए हैं। तो सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज कहाँ पे मिलता है ये देखिए। सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज दुनिया में आज तक, पहले 10 देशों का मैंने लिस्ट निकाला, सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज मिलता है अमेरिका को, और 10वें नंबर पर ऑस्ट्रिया नाम का देश है जिसको 25 नोबेल प्राइज मिले हैं। अमेरिका को तो 400 से ज्यादा मिल गए हैं। इसमें कहीं पर भी न तो टॉप 10 देशों में चीन का नाम है, न तो इन टॉप 10 देशों में भारत का नाम है। इसका मतलब ही यह है कि भारत ने कहीं ना कहीं ये सोचा कि दूसरे लोग आविष्कार कर लेंगे, कोई एक नया सामान जब बन जाएगा ना, उसको चलाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स हम लोग दे देंगे। हम लोगों ने ये सोचा, हम लोगों का ये काम करने का तरीका है। भारत का ये मानना है कि हमारे पास क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारे पास क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, इसीलिए हम ह्यूमन रिसोर्स पर इन्वेस्ट करेंगे। दिक्कत ये होती है कि टेक्नोलॉजी जो है वो रोज बदलती चली जाती है, और आपने जिस व्यक्ति को ह्यूमन रिसोर्स के नाते कंप्यूटर चलाने के लिए रखा था, हो सकता है 2 साल के बाद ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि उस व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़े। आज कल ही परसों हम लोग देख रहे थे, मैं बेंगलोर में रहता हूं, बेंगलोर में बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी है TCS नाम की, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। कहा जाता है कि उसमें से 40,000 लोगों को, इंजीनियरों को उन्होंने अपने 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 काम से निकाल दिया। किसी को 3 महीने का नोटिस देके, किसी को 3 महीने का 6 महीने की सैलरी देके, किसी को 1 महीने की सैलरी देके निकाल दिया। इसका मतलब ही यह है कि दुनिया में आविष्कार जब तक चीजों का नहीं होगा, जब तक भौतिक चीजों का आविष्कार नहीं होगा, तब तक वो देश अपने आप में सामरिक रूप से सशक्त नहीं होता है। और दुनिया में जितने भी पाश्चात्य देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, यूरोप के ज्यादातर देश हो, ये सब ताकतवर इसीलिए हैं क्योंकि ये भौतिक रूप से आविष्कार खूब करते हैं।
राहुल गांधी जब वो बात कर रहे थे कि भारत में इंजीनियरों की संख्या ज्यादा है, भारत में डॉक्टरों की संख्या ज्यादा है, वो ये कह रहे थे कि आने वाले समय में भारत को भौतिक आविष्कार की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और भौतिक आविष्कार तब होगा जब आप साइंटिफिक टेम्पर के साथ, वैज्ञानिक रीति के साथ आप अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे। यहाँ पर तो आप लोगों को मस्जिद के सामने ढोल नगाड़े बजाने के लिए भेज रहे हैं, यहाँ पर तो आप कांवड़ यात्रा करवा रहे हैं। तो ये जो विसंगति है, ये जो पैराडॉक्स है, इसको राहुल गांधी बता रहे थे कि भारत को आने वाले समय में विश्व में अगर 140 करोड़ लोगों का ये देश है तो हम केवल और केवल अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि आने वाले समय में एआई आएगी। काफी जगहों पे टेक्नोलॉजी एआई की ऐसी आएगी कि व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने अभी हाल फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर में देखा, हवाई जहाज की जरूरत कम पड़ रही थी, आपके जो ड्रोन थे, आपके जो मिसाइल थे, वही अपना काम कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि हवाई जहाज और पायलट की जरूरत अब कम पड़ने लगी है, मशीनें ऐसे काम कर रही हैं। तो सेना से लेके हर जगह पर इस तरह की चीजें अगर होने लगी हैं, और हमें पता है दुनिया में कहीं पर भी सबसे ज्यादा कोई नौकरी देता है, मतलब सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, तो हर देश में सेना एक ऐसी इकाई होती है जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है। अब सेना में ही हमने अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि आपको लोगों की जरूरत कम पड़ रही थी और आपका काम होते जा रहा था। तो आने वाले समय के बारे में मेरे ख्याल से राहुल गांधी इस चीज को चिता रहे हैं कि भारत को ह्यूमन रिसोर्स से अपने फोकस को थोड़ा हटा के आपको इन्वेंशंस में ताकत लगानी पड़ेगी, आविष्कारों में ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो भौतिक विकास आने वाला है, जो भौतिक विकास होता है वो आविष्कारों के दम पर ही होता है। भौतिक वस्तुओं का आविष्कार करना पड़ेगा, और भौतिक वस्तुओं के आविष्कार के मामले में भारत दुनिया के पहले 10 देशों में नहीं है। अमेरिका भी है और ऑस्ट्रिया जैसा छोटा देश भी है, लेकिन भारत भी नहीं है और चीन भी नहीं है। लेकिन चीन के साथ एक चीज है, चीन क्या करता है, चीन डिजाइन की चोरी बहुत अच्छा कर लेता है। चीन को जैसे ही किसी ने अमेरिका में एंड्रॉइड फोन बनाया, उसने उस डिजाइन की कॉपी करके चीन में उससे सस्ता एंड्रॉइड फोन बना दिया। भारत में तो हम नकल करने की भी अकल नहीं रख रहे। क्यों नहीं रख रहे भाई? तो हम तो कांवड़ उठाए हुए हैं, तो आप कांवड़ उठा के घूम रहे होंगे, तो कैसे आप आईफोन की नकल कीजिएगा? तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में भारत के बारे में जो नेता विपक्ष कह रहे थे कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के सामने, वो ये कह रहे थे कि आने वाले समय में आप सर्विस ओरिएंटेड काम कम कीजिए, आप आविष्कार करने की कोशिश ज्यादा कीजिए, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आविष्कार हो या चाहे आपका इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आविष्कार हो। जो देश ज्यादा चीजों की, भौतिक चीजों का आविष्कार करेगा, वही सामरिक दृष्टि से ताकतवर बनेगा। दूसरी तरफ भाजपा का इकोसिस्टम है, वो खुद ही जिसने अपने आप को विश्व गुरु मान लिया है। अब आप अपने आप को जब गुरु बोल रहे हैं तो आपको कौन सिखाएगा साहब? आप तो विद्यार्थी रहे नहीं, आप तो छात्र रहे नहीं, आप तो सर्वज्ञ हो गए। गुरु का मतलब ही आप सर्वज्ञ हैं। तो ये जो विसंगति है, इस विसंगति को मेरे ख्याल से राहुल गांधी अच्छे से हाईलाइट कर रहे हैं। और ये चीज सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं है, मेरे ख्याल से डीबी लाइव के दर्शकों को भी ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग काफी सारे लोग अभिभावक हैं, आने वाले समय में हमारे बच्चे बड़े होने वाले हैं, उनको भी कुछ काम लगेगा। तो आने वाला समय ऐसा होने वाला है, खास करके एआई वगैरह के जमाने के चलते, कि लोग वही देश टिकेगा, वही समाज टिकेगा, वही जमात टिकेगा जो ज्यादा से ज्यादा भौतिक चीजों का आविष्कार करेगा। बनी बनाई चीजों को मैनेज करने का अगर आप काम कर रहे हैं तो किसी न किसी दिन एआई आएगा और आपकी नौकरी छीन लेगा। मेरे ख्याल से राहुल गांधी उसी बात की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे थे। अब बात ये इतनी जटिल है और या फिर इतनी सरल है कि बीजेपी के समझ से बाहर जा रही है, बीजेपी के 6 इंच ऊपर जा रही है, इसीलिए वो इधर उधर की बातें कर रही है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। राहुल गांधी जिस दिशा में बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक रोड मैप है और उसको बहुत ध्यान से देखने समझने की जरूरत है। शकील जी, जल्दी से आपके पास 4 देशों की यात्रा पर राहुल गांधी ब्राजील, कोलंबिया, सबसे पहले कोलंबिया पहुंचे, ब्राजील जाएंगे, चिली जाएंगे, पेरू जाएंगे। 4 देशों की यात्रा है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज उसकी यात्रा। लेकिन वहां से जो कुछ देना चाहते हैं, क्या अभी हम इन 4 देशों की सप्ताह भर की जो यात्रा है, इस यात्रा से यहां और एक कंट्रोवर्शियल, बिल्कुल राहुल गांधी आएंगे, कंट्रोवर्सी उनका स्वागत करते हुए, 2-4 केसेस जो हैं वो स्वागत करते हुए, 2-4 FIR स्वागत करते हुए नजर आएगा, ऐसे ही दिखाई देता है? या यहाँ पे परिस्थितियां कुछ बदली सी नजर आएंगी? और क्योंकि अब चुनाव की घोषणा बिहार में होनी है, परसों 4 तारीख को चुनाव आयुक्त जो हैं वो बिहार जाने वाले हैं,
पूरी टीम जाने वाली है। 4 और 5 तारीख को विजिट करने वाले हैं और उसके बाद 7 और 8 तारीख को SIR पर यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। 6 तारीख को हो सकता है कि घोषणा हो जाए बिहार में चुनाव की। तो बहुत कुछ है, यानी एक पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल मेला लगने वाला है, एक माहौल क्लियर साफ साफ दिखाई देता है। ऐसे में राहुल गांधी के इस विजिट को कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि राहुल गांधी जो है, जो विचार दे रहे हैं, जो आइडिया दे रहे हैं, देश के लिए एक नया रास्ता बता रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देश वाकई आज जो है संक्रमण काल में है, क्राइसिस में है, और उसमें राहुल अगर ये बात करते हैं कि AI का भविष्य क्या है, दूसरे साइंटिफिक टेम्पर का भविष्य क्या है, तकनीक का भविष्य क्या है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कंट्रोवर्सी तो होगी क्योंकि बीजेपी इसको समझने को तैयार नहीं है। बीजेपी जो है वो आज भी जो है भारत को पीछे ले जाना चाहती है, प्रतिक्रियावाद। लेकिन राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं कि दुनिया में भारत को अगर अपना स्थान बनाए रखना है, जो 11 साल पहले तक था, तो हमें नई आधुनिक जो चीजें आई हैं उन सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। ड्रोन की बात राहुल ने की थी सबसे पहले हमारे यहां, और सबने देखा कि जो पाकिस्तान के साथ संघर्ष हुआ उसमें हमारे ड्रोन ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई। राहुल जो है हर चीज वक्त से पहले की कह रहे हैं, उन्होंने जो जो कहा वो सब हुआ भी। अभी आप देखिए कि जिस GST का इतना शोर मचा रहे हैं, जिसका कोई फायदा जनता को नहीं मिल रहा, कोई चीज सस्ती नहीं हुई है। सब लोग रोज बाजार जाकर ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या सस्ता हुआ, वो कहते हैं AC सस्ता हुआ है। कल अक्टूबर में AC का क्या करेंगे? क्या गाड़ी सस्ती हुई है? कल उतना बजट नहीं है, गाड़ी खरीद नहीं सकते हैं। हमें ये बताओ कि क्या दूध सस्ता हुआ, बिस्किट सस्ते हुए, नमकीन सस्ते हुए, ब्रेड सस्ती हुई, बटर सस्ता हुआ, क्या हुआ? दुकानदार कहता है नहीं साहब, इसमें तो आपको हम कोई भी फायदा नहीं दे पाएंगे। हम रास्ता बता सकते हैं कि रास्ता आप क्या बताओगे, तो मोदी जी बता रहे हैं रास्ता कि वहां से जाके खरीद लो, इतने हजार की बचत हो जाएगी। तो ये जो है आज के टाइम की सबसे बड़ी समस्या है कि राहुल जो कहते हैं वो सही साबित होता है, और ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। राहुल ने कृषि के काले कानून को वापस करने की बात कही थी, हो गया। राहुल ने कहा था जाति जनगणना करवाऊंगा, वो हो गई। राहुल ने कहा था नोटबंदी के दुष्परिणाम, वो दिखने लगे। GST का वापस ले लिया। लेकिन ये सब कर तो रहे हैं वो, लेकिन उसको सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं। आज जरूरत है सबसे बड़ी रोजगार की। आप बिहार का जिक्र कर रहे थे, बिहार के इशू क्या है? घुसपैठिया। एक भी घुसपैठिया आप पकड़ नहीं पाए। आपने कहा था कि घुसपैठिया हैं, इसकी वजह से SIR करवा रहे हैं। मोदी जी रोज जाके वहां कहते हैं, अमित शाह वहां कहते हैं कि बताओ घुसपैठिए चाहिए, बताओ। राहुल बाबू यहां आए थे, उन्होंने क्या बोला? जनता ने बोला वोट चोरी बोला। अरे कहने लगे मैं घुसपैठियों की बात कर रहा हूं। वे घुसपैठिया को इशू बनाना चाहते हैं, जनता वोट चोरी को इशू बना रही है। देखिए हमने जो बात कही है कि RSS या मोदी जी या बीजेपी ये जो है नकारात्मकता की जो राजनीति करते हैं, उस नकारात्मकता की राजनीति से इस देश को आगे आप नहीं ले जा सकते। राहुल जो बात करते हैं, क्या वो देश में करें या विदेश में करें, कि जैसी बात करते हैं। ये इसको कंट्रोवर्सी रहता है कि विदेश में जाके क्यों कहा। अरे विदेश में तो सबसे पहले आपके प्रधानमंत्री ने कहा था, क्यों किस देश में पैदा हो गया मैं। शर्म की बात है पैदा होना भारत में। ये तो आज तक किसी ने नहीं कहा कि भारत में पैदा होना शर्म की बात है। भारत में पैदा होना लोग गर्व की बात बताते थे, आज वो कह रहे हैं कि भारत में पैदा होना शर्म की बात है। राहुल ने तो ये कहा खाली कि भारत का लोकतंत्र उसकी ताकत है, उसकी विविधता उसकी ताकत है, और किस तरह ब्रिटेन ने आगे जाके लीड करी थी, किस तरह अमेरिका ने लीड किया था, और किस तरह भारत अपनी स्ट्रेंथ के बदले अपनी विविधता के जरिए ये लीड कर सकता है। ये सारे सवाल जो है भारत की राजनीति में आए हैं, भारत की चर्चा में आए हैं, यहां के विमर्श में आए हैं। इसको गोदी मीडिया लाभ चाहे दबा नहीं सकता। वो कोशिश करेंगे, वो यही कहेंगे कि राहुल ने मोदी जी का अपमान किया,
लेकिन लोगों के दिमाग में है, लोग पूरा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपने पूरा बताया, अभी उसका विश्लेषण किया सारे लोगों ने, उसमें कहां है मोदी जी का नाम नहीं है, भारत के खिलाफ कोई बात नहीं, हो भी नहीं सकती। राहुल भारत के खिलाफ बात करते ही नहीं है, कर ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता, कैसे करेंगे? भारत के खिलाफ तो आप बात करते हो कि यहां पैदा होना अपमान की बात थी, शर्म की बात थी। आप अमेरिका जाके वहां पे ट्रंप का प्रचार करते हैं, यह भारत के लिए अपमान की बात थी कि भारत का प्रधानमंत्री जाके एक प्रत्याशी का प्रचार करे अमेरिका में और प्रत्याशी हार जाए, और उसके बाद जब वो जीतता है तो उसके बाद आप पे वो टेरिफ नहीं है 50%, वो फाइन है। फाइन किस पे लगाया जाता है? कमजोर पे, जो आप पे आश्रित है उस पे, किसी ताकतवर पे आप फाइन नहीं लगा सकते। वो फाइन लगाया है, वो तो उसने कहा है ट्रंप ने कि ये 50% फाइन है आपके ऊपर, जुर्माना है आपके ऊपर, ये सजा है आपको। सजा का अधिकार किसको है? कोर्ट को। पंचायतें जो देती है गैर कानूनी तौर से, वो बंद हो गया है। मतलब कि सजा का अधिकार जो होता है समर्थ को है, कानून सम्मत है। तो भारत में उसका कानून चल रहा है अमेरिका का। ये सारी बातें आज बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर राहुल ने इन सबका जिक्र नहीं किया। ये भारत में आएंगे, ये सारा जिक्र होगा। ये 4 देशों की जो यात्राएं हैं, ये वहां पे भारत की जो वास्तविक छवि है उसको पेश करने के लिए है, भारत की स्ट्रेंथ को बताने के लिए कि भारत में ऐसे भी नेता होते हैं। सिर्फ मोदी मोदी करने वाले, नारे लगवाने वाले नेता नहीं होते जो मीडिया से बात ही नहीं कर सके। राहुल हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यहां भी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो सारे सवालों का जवाब देते हैं। उसमें से बीजेपी एक सवाल ढूंढ के लाती है कि देखिए राहुल ने इस सवाल का जवाब ऐसे दिया। अरे दिया भाई, आपके नेताजी तो सवाल लेते ही नहीं है, न भारत में न भारत के बाहर कहीं पे। वो तो मीडिया से बात ही नहीं करते, किसी से बात नहीं करते, वो तो अपनी बात करते हैं वो तो खाली। तो आज की जो स्थिति है उसमें ये बड़ा ट्रांजिशन पीरियड है, एक संक्रमण काल है, और इसमें जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं वो भारत के लिए, भारत की दृष्टि के लिए बहुत जरूरी है। जी राजीव जी जी बिल्कुल, भारत की दृष्टि के लिए बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और खासकर जब राहुल गांधी विदेश की यात्रा पे और विदेश में, लेकिन एक बात अमलेंदु जी जरा आपसे समझना चाहता हूं कि आज के भाषण को सुनकर, जो उन्होंने भाषण दिया, आज नहीं बल्कि 2 दिन पहले का भाषण है, उसको सुनकर ये साफ लग रहा है कि कुछ चीज़ों से सावधानी बरतते हुए भी राहुल गांधी नजर आए हैं। जैसे सावरकर का नाम नहीं लेना, आरएसएस का नाम नहीं लेना, नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लेना, मतलब वो सारी चीज़ें छोड़ना ही नहीं है जिसको लेकर यहाँ कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश हो। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी है कि मानती नहीं। क्या कहेंगे इस पे? बीजेपी तो राहुल गांधी अगर सुबह उठ के छींकेंगे तो उस छींक पे भी बीजेपी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आ जाएगी। तो राहुल गांधी चाहे आरएसएस पे बात करें या ना करें, सावरकर पे बात करें या ना करें, किसी भी करें, लेकिन बीजेपी को तो चाहिए कि भाई राहुल गांधी कुछ भी बोले और उसको फिर जो तोड़ मरोड़ के यहाँ पेश किया जाए। अब जैसे आज ही जिस तरीके से बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है, बहुत ओछी प्रतिक्रिया राजीव जी से कहा जा सकता है। राहुल गांधी ने, हम लोग ने बताया किस तरीके से, सबने, हमारे साथियों ने सबने चर्चा की कि राहुल गांधी ने क्या क्या बातें की। एक तरीके से देखा जाए तो भविष्य की जो चुनौतियां हैं भारत के सामने, उनका जिक्र किया और उन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है इसका भी जिक्र किया, और हमारी क्या ताकत है इसका भी जिक्र किया। तो राहुल गांधी ने जो कायदे की बात थी, एक जो वैश्विक नेता होता है उस तरीके से राहुल गांधी ने आज बात की। और राजीव जी, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह अपने दर्शकों को बताना ये भी जरूरी है कि राहुल गांधी का जब वहां विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ परिचय कराया गया तो उस परिचय में पूरा बताया गया कि राहुल गांधी कौन है, राहुल गांधी किसके पोते हैं, किसके बेटे हैं, और राहुल गांधी कहाँ कहाँ पढ़े हैं, क्या क्या डिग्रियां हैं राहुल गांधी के पास, ये सब बताया गया। और जो उसका लाइव किया गया उसमें साफ तौर पे नीचे राजीव जी जो परिचय में लिखा गया है उसमें सबसे पहले लिखा गया है कि इंदिरा गांधी के पोते और भारत में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का संवाद। यानी इंदिरा गांधी के पोते पहले बताया गया है कि इंदिरा गांधी के पोते हैं। तो अब राजीव जी, इसके लिए तो मोदी जी के पेट में दर्द होगा ही होगा, बीजेपी के पेट में दर्द होगा ही होगा कि राहुल गांधी अगर विदेश जा रहे हैं, उनका परिचय कराया जा रहा है, तो नेता प्रतिपक्ष से पहले परिचय ये दिया जा रहा है कि इंदिरा गांधी के पोते हैं।
हमारे महामानव को 11 साल पूरे निकल गए राजीव जी पंडित नेहरू के चूड़ीदार पाजामा और सदरी पहनकर ये बताने के लिए कि मैं भी पंडित नेहरू जैसा लग सकता हूँ, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है दुनिया में। और बल्कि जाते हैं तो बताया जाता है कि तुम नेहरू के देश से आए हो, तुम गांधी के देश से आए हो। तो राजीव जी यही ताकत जो है गांधी और नेहरू की, वो मोदी जी को, बीजेपी को परेशान करती है। तो राहुल गांधी ने अगर किसी का नाम नहीं लिया तब भी यहाँ परेशानी होना स्वाभाविक है, चूंकि राहुल गांधी को वहां बताया जा रहा है कि इंदिरा गांधी के पोते हैं, राजीव गांधी के बेटे हैं और पंडित नेहरू के पड़पोते हैं, ये बताया जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को परेशानी का सबब तो होना ही राजनीति। हालांकि राहुल गांधी ने आज जो बात, मतलब जो इसको बात की, वो सीधे सीधे राजीव जी जियो पॉलिटिक्स पे, और खासतौर से जो उनका ध्यान केंद्रित था वो इस पर केंद्रित था कि भारत जो नई जियो पॉलिटिक्स हो रही है, जो नई वैश्विक व्यवस्था बन रही है, उसमें भारत की स्थिति क्या होगी, भारत उसमें कैसे टिके रह सकता है। राजीव जी आज कहा जाता है कि 65% आबादी भारत की युवा है, लेकिन मोदी जी जिस 2047 की बात कर रहे हैं विकसित भारत की, राजीव जी उस 2047 में भारत की 65% आबादी वृद्ध होगी, ये भी है। तो 2047 को जिसको आप विकसित की बात कर रहे हैं, अगर आज जो युवा है 65%, इसको अगर ये रोजगार नहीं मिलेगा, अगर ये साधन संपन्न नहीं होगा, अगर मिडिल क्लास नहीं बढ़ेगा, तो 2047 की जो बात कर रहे हैं मोदी जी पता नहीं 2047 में होंगे कि नहीं होंगे, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, 2047 या 3047 तक मोदी जी रहे, लेकिन 2047 में भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा होगा, उन चुनौतियों की बुनियाद ये सरकार रख रही है। मोदी जी की जो आर्थिक नीतियां हैं वो रख रही हैं कि भारत विकसित राष्ट्र के तौर पर नहीं 2047 में एक वृद्ध राष्ट्र के तौर पर देखा जाएगा, अगर इस 65% आबादी को रोजगार नहीं मिलता है और एक बड़ा तबका जो है वो अगर साधन संपन्न नहीं होता है, इसकी क्रय शक्ति अगर नहीं बढ़ती है, तो 2047 तक भारत के सामने एक बहुत बड़ा अंधेरा होगा। राहुल गांधी इसकी तरफ, इन चुनौतियों की तरफ जो है ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं विज्ञान के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और खासतौर से उत्पादन के क्षेत्र में हमको क्या करना चाहिए। राहुल गांधी इसकी तरफ ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और हमारे मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर। जी, अलग अलग सोच है सबकी, अपनी सोच, और उस सोच के हिसाब से राजनीति, और राजनीति में नफरत को बढ़ावा देकर अभी तक जहां तक बढ़ी है भाजपा, उसी राह पे चलते हुए, और लगता है कि घुसपैठिया कहें, मंगलसूत्र कहें, कुछ भैंस चुरा लें, कुछ और कहें, इसी हिसाब से दीदी अब आने वाले समय में अगले साल वो भी कहें, ये सब कह के ही राजनीति में अगर सफल हो रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी जितनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है। राहुल गांधी जो भाषण आज दे रहे थे उस यूनिवर्सिटी में, उस कॉन्फ्रेंस का नाम था कि फ्यूचर इज़ हियर, भविष्य यहीं है, और वो दो हिसाब से उसको देखा जा सकता है, क्योंकि कल का भविष्य जो स्टूडेंट्स वो भी वहाँ थे और शायद भारत के भविष्य भी वहाँ थे। तो चलिए, इन सब की चर्चा होती रहेगी, लेकिन नाम बहुत अच्छा था इसलिए इसका जिक्र मैं कर दिया कि फ्यूचर इज़ हियर, द फ्यूचर इज़ हियर, स्पेनिश में और लिखा हुआ, और लेकिन भविष्य की बात और भविष्य में क्या कुछ होने जा रहा है उस पर चर्चा हो रही थी। बहुत शानदार भाषण है एक्चुअली, आप लोग सुनिएगा ज़रूर, और कोशिश हम करेंगे डीबी लाइव पे भी उस भाषण के हिस्से को आप लोगों तक रखें, पहुंचाएं उस वीडियो को। डीबी लाइव से भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश में, बहुत आसान इंग्लिश में बोला हुआ राहुल गांधी भाषण देते हैं, और सवाल जो पूछे गए हैं वो भी बहुत शानदार ढंग से पूछे गए हैं, छात्रों की तरफ से, वहाँ के फैकल्टी की तरफ से जो सवाल पूछे गए हैं, खचाखच भरा हुआ पूरा का पूरा ऑडिटोरियम और उसमें ये भाषण। लेकिन आज मोहन भागवत साहब सोचे होंगे कि शायद सुर्खियां में बटोर लूं, लेकिन बीजेपी ने मोहन भागवत को किनारे कर दिया। नहीं आते आज रविशंकर प्रसाद जी, तो शायद आज मोहन भागवत पर चर्चा होती, लेकिन चर्चा राहुल गांधी पे बीजेपी के कारण हो रही है। सही कह रहा हूं प्रशांत जी? अनम्यूट कर लीजिए। 100 साल का एक संगठन जी जो सत्ता में है और वो स्वीकार्यता ढूंढ रहा, हेडलाइन ढूंढ रहा है, और बीजेपी ने ही उसमें बड़ी लकीर खींच दी, और कोई ऐसा विजन भारत के भविष्य के भारत का वो दे नहीं पाए। अच्छा, दे सकते भी नहीं, उनकी सोच बड़ी लिमिटेड है, लेकिन वो दे ही नहीं पाए। तो उनका जो 100 साल, हम लोग कितने साल से सुन रहे थे कि आरएसएस के 100 साल, आरएसएस के 100 साल, और जब वो 100 साल आए
तो वो कितना नॉन स्टार्टर है, कितना वो निकल गया ऐसे ही, बगैर किसी शोर शराबे के, बगैर किसी नई बात के। आज अगर 100 साल में आरएसएस के मोहन भागवत कुछ ऐसी बात करते कि जो भविष्य के भारत का रोड मैप होता, तो उनको समझा जाता कि हाँ भाई, आपने कुछ 100 साल में कमाया और आपकी भविष्य की योजना है। तो ना अपने उनके संगठन के प्रति है और ना वो भारत के प्रति है। वही करते रहेंगे, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढते रहेंगे, कोई गर्मी निकालते रहेंगे। जनता गर्मी निकाल देती है, चुनाव आते हैं तो। अयोध्या में जनता ने गर्मी निकाल दी, तो जनता तो गर्मी निकाल देती है। और एक बार शकील जी जो कह रहे थे कि कुछ चीजें सस्ती हुई है जीएसटी में, 5 रुपए का बिस्कुट 4 रुपए 55 पैसे का हुआ है। अब 45 पैसे वो वापस कैसे करेगा? मदर डेयरी का पनीर सस्ता हुआ है, दूध उतना ही है। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक बात याद आती है, केक खाओ। हाँ, कि ब्रेड नहीं है तो केक खाओ। तो पनीर खाओ, दूध महंगा मिलेगा, पनीर से काम चलाओ। जी बिल्कुल सही। शकील जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, हम तो 100 साल की बात हो रही है और मोदी जी ने बहुत बोला संघ के ऊपर, सॉरी, ज्यादातर वही बोला जो गलत था। गांधी जी को ले आया कि गांधी जी ने तारीफ की थी। गांधी जी ने वास्तव में बोला क्या था? गांधी जी ने बोला था संघ को निरंकुश दृष्टि वाला सांप्रदायिक संगठन। ये रिटर्न में है इतिहास में, और ये इतिहास में कहीं नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है कि गांधी जी ने कभी तारीफ की थी। देखिए, एक प्रसंग बताते हैं हम आपको, थोड़ा सा टाइम है अभी, जी। बड़ा इंटरेस्टिंग है आरएसएस के बारे में, कि आरएसएस इसी सोच के साथ शुरू हुई थी। अभी विजय कुमार मल्होत्रा नहीं रहे, बहुत सीनियर नेता थे बीजेपी के, वो और केदारनाथ साहनी उनसे थोड़े और सीनियर थे। उन्होंने ही बीजेपी की यहाँ पे नींव रखी, बड़ा करा। अभी प्रधानमंत्री आए थे दिल्ली कार्यालय का उद्घाटन करने, हमने बहुत देखा, लेकिन कहीं केदारनाथ साहनी का जिक्र नहीं, विजय कुमार मल्होत्रा का जिक्र नहीं, मदन लाल खुराना उसके बाद थे, उनका जिक्र नहीं। अपने लोगों को याद नहीं करते, पटेल को याद करते हैं जिन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, सुभाष चंद्र बोस पे याद करते हैं। खैर, तो हम ये बता रहे थे कि उस वक्त की बात है, केदारनाथ साहनी एक संघ का ऐसे ही प्रोग्राम था जैसे आज 100 साल का हुआ उस वक्त का एक वार्षिक समारोह। बाला साहब देवरस आने वाले थे दिल्ली में, तो सबको निमंत्रण दे रहे थे वो। तो वो निमंत्रण एक चौधरी ब्रह्म प्रकाश को भी दिया गया, कांग्रेस के नेता थे, शेर दिल्ली कहलाते थे किसी वक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। और लिखा उसमें कि आप आइए और जो आरएसएस के बारे में गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करिए। चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने जवाब दिया, ये रिटर्न में है, सारा का सारा पत्र है, इतिहास में लिखा हुआ किताब है हमारे पास सारा। उन्होंने लिखा कि आप क्या समझते हैं कि ये जो विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़े जाते हैं, इसके पीछे की सच्चाई लोग जानते नहीं है, ये पाखंड है। आप कानाफूसी का अभियान चलाते हैं, आप चरित्र हनन का अभियान चलाते हैं, उसके जरिए आप लोगों को आरोपित करते हैं। वही राहुल गांधी को आज कर रहे हैं। ये उतने साल पहले कांग्रेस के नेता शेर दिल्ली चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने कहा था। आप कांग्रेसियों की बात कर रहे थे, आज बात हुई हमारी, कुछ लोगों से बताया, कल कह रहे हमें ही बताइए, हमने बहुत किताबें खरीद के हम आपके लोगों को दे चुके हैं, अब नहीं खरीद के देंगे हम आपको, अब तो मिलती भी नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है वो किताबें। तो गांधी जी से ऐसे ही किसी ने कहा कि साहब बड़ा अनुशासित संगठन है, तो गांधी जी का जवाब है, ये प्यारेलाल ने लिखा है, उनके सेक्रेटरी ने इस बात को, उनके निजी सचिव ने, कि गांधी का जवाब था कि हिटलर के नाजी और मुसोलिनी के फासिस्ट भी ऐसे ही थे। कि गांधी के शब्द हैं, संघ को निरंकुश दृष्टिकोण वाला और सांप्रदायिक संगठन कहा था। आज भी वैसे ही है, बदलने को तैयार नहीं है वो।
वो सोचता है कि सांप्रदायिकता के जरिए ही वो देश को मजबूत बना सकता है, लेकिन सांप्रदायिकता का जहर जो है वो बढ़ते बढ़ते हिंदू मुसलमान से जातियों तक पहुंच गया है। दलित और पिछड़ों में तो पहुंचा ही है, ब्राह्मण और ठाकुरों में पहुंच गया है। तो ये जो कर रहे हैं संघ वाले, आज भी वो उससे अलग हटने को तैयार नहीं है कि भारत को अगर मजबूत बनाना है तो भारत के लोगों को मजबूत बनाना पड़ेगा। वो भारत के लोगों को मजबूत बनाने के बारे में आज भी नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ इतना सोचते हैं कि मोदी जी को मजबूत बना दो। और अभी कल ही शायद एक सर्वे आया है कि जिसमें बताया गया है कि दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति 1000 अरबपति भारत में है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय भारत की सबसे कम वालों में है। गरीब की आय और कम होती जा रही है और अरबपति जो है बढ़ते जा रहे हैं जी। ये जो फर्क है, ये जो अंतर है, ये भारत को कमजोर कर रहा है। इससे भारत आगे नहीं बढ़ रहा, ताकतवर नहीं बन रहा। और राहुल गांधी यही बात कह रहे हैं। राहुल गांधी विदेश में जाके कि भारत तरक्की कैसे करेगा, भारत उन्नति कैसे करेगा, उसका उन्नति के रिसोर्सेस क्या क्या है, ये बता रहे हैं। और बीजेपी उनका विरोध करती है। तो संघ के 100 साल अपने आप में ठीक है, गांधी जयंती भी है आज, दशहरा भी है आज। और हमें लगता है कि इस दशहरे के मौके पे ये बात कहना चाहिए। रावण की बात हो रही है। रावण ने अगर गोदी मीडिया उसके पास होता तो हमें लगता है कि रावण की कहानी भी आज दूसरी होती। ये गोदी मीडिया जो है ये किसी को भी महान बना सकता है। ये गोदी मीडिया जो चुनाव आयोग है या न्याय व्यवस्था है, इन सब में सबसे ज्यादा अगर किसी का दोष है, सबसे बड़ा कोई अपराधी है और जो कहा जाएगा, लिखा जाएगा, बताया जाएगा और पकड़ा भी जाएगा, तो गोदी मीडिया है। इस गोदी मीडिया से बड़ा दोषी कोई नहीं है। मोदी जी तो राजनीति कर रहे हैं अपनी, बीजेपी तो राजनीति कर रही है, संघ तो अपनी राजनीति कर रहा है, लेकिन गोदी मीडिया क्या कर रहा है? गोदी मीडिया इनके सारे कामों को महिमा मंडित कर रहा है, गलत को सही बता रहा है और राहुल के सही को या दूसरे सभी लोगों के सही को गलत बता रहा है। किसी के भी पीछे पड़ जाता है, किसी का भी चलखड़ी कर जाता है। चौधरी ब्रह्मप्रकाश ने उस वक्त कहा था ये कि चरित्र हनन करते हो आप लोग, आप कानाफूसी अभियान चलाते हो। अब कानाफूसी अभियान से आज व्हाट्सएप अभियान हो गया, गोदी मीडिया अभियान हो गया, फर्क यही है। तो राजीव जी, ये जो 100 साल है, ये जो अभी प्रशांत जी ने कहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि बिना किसी शोर शराबे के गांधी जी के 100 साल हमें अच्छी तरह याद है। 1969 में 100 साल हुए थे गांधी जी के। पूरे देश में उत्साह का वातावरण था, स्वतः स्फूर्त सब जगह प्रोग्राम करे गए थे, हर जगह गांधी शताब्दी समारोह मनाया गया था। 1985 कांग्रेस के 100 साल पूरे हुए थे, पूरे देश में मनाया गया था, विदेशों में मनाया गया था। एक जश्न का माहौल था, लोगों में खुशी का माहौल था। और ये वाकई सही बात है कि ये 100 साल बहुत ही कमजोर जा रहे हैं और ये इसलिए जा रहे हैं कि ये मोदी का शासन है। अगर कांग्रेस शासन में होती तो संघ बहुत जोर शोर से मनाती जी और वहां कुछ होता, लेकिन मोदी जी न मनाने देते हैं उसको। मोदी जी ने अपनी 75वीं वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाई। अगर आप मोदी जी की 75वीं वर्षगांठ और संघ के 100 साल की तुलना करें तो आप देखेंगे 75वीं वर्षगांठ ज्यादा धूमधाम से मनाई गई थी और 100 साल जो है वो नहीं मनाई गई। आज हमने सुबह अखबारों में देखा, कल मोदी जी का भाषण का हम सोच रहे थे कि टॉप लीड होगा, नहीं छपवा पाए। जी सही कह रहे हैं। क्यों जब नहीं छपवा पाए? आज हम सोच एक इंपॉर्टेंट बात यहां जरूर बोलना चाहूंगा। सरकार ने फुल पेज का विज्ञापन दिया, आप लोगों ने देखा होगा। आरएसएस पे मोदी जी गए भाषण देने के लिए। गैर सरकारी संस्था आप अगर कहते हैं, सांस्कृतिक संस्था कहते हैं या जो भी कहते हैं, किस दम पे, किस विना पे, आखिर किस बेस पे आखिर ये विज्ञापन दिए गए, ये सरकार से पूछा जाना चाहिए। पूछे जाना चाहिए। सब कुछ सरकार के उस पर हो रहा है, फिर भी जो है एक माहौल नहीं बना पा रहे हैं, फिर भी माहौल नहीं बना पा रहे हैं। तो ये मोदी जी ने संघ को कमजोरी किया है, मोदी जी ने संघ को मजबूत नहीं किया। जी जबकि होना यह चाहिए था कि संघ ने मोदी जी को दिया है। मोदी जी के आने के 11 साल के शासन करने के बाद संघ और मजबूत होता। पता नहीं संघ इसमें सोच सकता है कि नहीं सोच सकता, या सोच रहा होगा कि नहीं सोच रहा होगा, हम लोगों को नहीं मालूम पड़ेगा।
कि सोच भी रहा है कि नहीं सोच रहा, और सोच भी रहा हो तो जो हिम्मत चाहिए, जो राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, वो डर अगर दूर हो जाएगा तो कभी कोई बोल देगा, और डर बना रहेगा तो जब तक मोदी जी हैं संग क्या कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी प्रशांत जी। एक छोटी सी बात जो शकील जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। जनता का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था आरएसएस के 100 साल में। और आप तो जानते हैं कि सुबह मैं निकलता हूँ पार्कों में और इधर उधर वॉक करने जाता हूँ, रन करने जाता हूँ, तो मैंने तो आज शाखाएं नहीं देखी ऐसी कि विशेष शाखाएं हो रही हूँ। वो 2-4 लोग होते हैं वही थे। तो 100 साल जो ठंडे में गए, वो बात सही है शकील जी की। अगर कांग्रेस की शासन होता तो इनका 100 साल भी धूमधाम से होता। जी बिल्कुल। तो ये मोदी जी अपने अलावा किसी का इवेंट मैनेजमेंट नहीं होने देंगे। आप देखना है कि आरएसएस जो है वो बीजेपी के प्रेसिडेंट को कैसे बनवाता है। अगली बॉल वही खेल रही। जी, ये दोनों तरफ से चुनौती है, इधर भी उधर भी, आमने सामने भारत और पाकिस्तान। देखते हैं कि कौन बनता है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। इंतजार है, पिछले कितने साल से चुनाव का वक्त आ गया, 2024 बीत गया, 2023, 23, 24, 25, ये तीसरा साल चल रहा है, इंतजार है अभी तक। और यही हाल अगर कांग्रेस की तरफ से अगर होता तो अभी तक जो मीडिया की बात आप कर रहे हैं, कल्प्रिट, सबसे बड़ा गुनहगार अगर कोई है तो देश का मीडिया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो मीडिया जो रात दिन क्या कर रहा है, कितनी नफरत परोस रहा है। राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे थे शकील जी, लेकिन मीडिया जो रोल प्ले कर रहा है वो इस देश को गर्त में लेके जा रहा है, गर्त में लेके जा रहा है। इसलिए यहां मीडिया की भी भर्त्सना की जानी चाहिए। और आज के दिन जब असत्य और सत्य की बात हो रही है, जब रावण के दहन की बात हो रही है, तो ऐसे